मटेरियल है। एक हम अपना सबसे बड़ी, मैं आपको सिंपल थ्योरी बता दूं, इसमें हम अपना फॉर्मुलेशंस एक क्रिएट करते हैं। जी जी। जो पेंट की चार्जिंग होती है नॉर्मली सब लोग लीटर वगैरह और कैलकुलेशन करके नहीं करते। इसका बेसिकली फंडा जो होता है वो 100 केजी का होता है। हम उसमें 100 केजी से ही सब चीज की चार्जिंग करते हैं, चाहे प्राइमर हो चाहे इनेमिल हो, वट एवर अंडर कोर्स हो, उसको 100 केजी में कन्वर्ट करके सारा कैलकुलेशन होता है। पिगमेंट है, सिंपली हम कैलकुलेशन करते हैं, वो केजी में कैलकुलेशन हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा रेजिन्स आते हैं। अब रेजिन्स में जो जिसको हम बाइंडर कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, विस्कस फॉर्म में होता है। कई बार क्या है हम मशीन में ऐसे ही डायरेक्ट चार्ज करते हैं, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा उसको थिन डाउन करके सॉल्वेंट से हम करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन जैसे हमने 100 केजी का फॉर्मेशन बनाया तो हम उसमें बाइंडर जितना हमारा जो रिक्वायरमेंट 100 केजी के लिए जरूरत होता है, उसमें से जो पार्ट हमारी ग्राइंडिंग के लिए जरूरत होती है हम वो पार्ट उसमें चार्जिंग करते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि फुल पार्ट हम उसको फॉर्मुलेशंस को हम डिवाइड करते हैं। ये हमें मिल बेस जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टाइम में, उसको पार्ट करते हैं। फिर हम उसको थिन, जब हमारा ग्राइंडिंग कंप्लीट होता है फिर उसको थिन डाउन करते हैं। फिर हम उसको सॉल्वेंट से क्लीनिंग करते हैं। तो ये सब पार्ट वाइज पार्ट हम है ना, उसमें हमको सारा एक चार्ट बनाना पड़ता है इसकी प्रोडक्शन सीट की। उसमें हम जैसे ही चार्जिंग करते हैं, थिन डाउन करते हैं और उसके बाद में कंप्लीशन करते हैं। नाउ आई एम कमिंग द कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया कि 100 केजी से चार्जिंग होती है। 100 केजी आप पूरा मेजरमेंट करके अंदाजा नहीं चलता कि नहीं जी इतना वो ड्रम उठाया और लीटर में लिया और चार्जिंग कर दिया, 20 किलो डालना है और 20 लीटर लिया और 20 किलो लीटर को भी 20 किलो बना देते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको जो भी चार्जिंग करिए बाइंडर को वो किलो में, और जो सॉल्वेंट भी है वो भी केजी में ही चार्ज होगा, लीटर में कोई भी चार्जिंग नहीं होती पेंट में। नहीं, अदरवाइज आप कॉस्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। जब आप पूरा पार्ट आपने ग्राइंडिंग में डाल दिया, आधा पार्ट जो भी बाइंडर हुआ, उसके बाद में जब ग्राइंडिंग कंप्लीट हुआ तो उसको डिस्चार्ज किया। फिर हमने सॉल्वेंट उसमें क्लीन करने के बाद डाला, फिर उसको भी उसमें डिस्चार्ज करके कंप्लीट किया। नाउ हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो बच गया हमारा मटेरियल बाइंडर और सॉल्वेंट, ऑब्लिक करके उसमें लिखा जाता है। सपोज करो 20 केजी हुआ हमारा बाइंडर बचा और 10 केजी हमारा एमटीओ सॉल्वेंट या जो भी बचा उसको हमने, अब इसको हमने क्या करना पड़ता है, इसको विस्कोसिटी और उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार विस्कोसिटी ज्यादा होती है, कम होती है, अकॉर्डिंगली हमने सॉल्वेंट ग्रेजुअली और अकॉर्डिंगली हमने बाइंडर डालना पड़ता है एज पर द रिक्वायर्ड द विस्कोसिटी ऑन दैट टेम्परेचर व्हिच रिक्वायर्ड। नाउ अब इसमें एक पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट आता है, रोल आता है आपका टिंटिंग का, जो लोग हम कॉस्टिंग में भूल जाते हैं। अब हम टिंटिंग करते हैं, टिंटर जो हम डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि जो टिंटर्स होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि हाई टिंटिंग वैल्यू से ही हम उसको टिंटिंग करते हैं। तो टिंटर की भी हमें पूरा फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और हमने कितने किलो टिंटर उसमें डाला है ये अपनी प्रोडक्शन सीट में आप मेंशन करिए। और उस टिंटर की जो आपके पास बना हुआ है, जो भी टिंटर्स हैं, आपने डिफरेंट टाइप के शेड हैं, जो मिक्स शेड हैं, ग्रीन है, ग्रेज हैं और एक्वामेरीन है, इस तरह के जो शेड होते हैं, उसमें येलो भी पड़ता है, ब्लू भी पड़ता है, समटाइम व्हाइट भी पड़ता है। अब जितने आप जो इसमें टिंटर्स डालेंगे उसके पास आपके पास पूरी कैलकुलेशन पहले से होनी चाहिए। उसको मिक्सिंग करके उसमें डालिए, कितनी क्वांटिटी आपने उसमें टिंटर डाला। ये जो पार्ट टिंटर का होता है ये वेरी करता है, ये आपका 100 केजी से ऊपर जाता है। एक तो 100 केजी जो आपका एग्जैक्ट फॉर्मेशन से वो चार्जिंग होगी, उसके प्लस ये टिंटर की चार्जिंग होगी। अब 100 केजी को हम फिर इसका वेट पर लीटर कैलकुलेट करते हैं। जो हम टिंटर डाला और टोटल हमने मटेरियल उसमें चार्ज कर दिया, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ड्रायर हमने डाल दिया, एडिटिव डाल दिए, एवरीथिंग मस्ट बी बाय वेट, और वो हर चीज प्रोडक्शन सीट में प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जो आपका प्रोडक्शन फ्लोर पे जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका केमिस्ट अंडर केमिस्ट है, जो मेन है ना, जितनी भी आपने आइटम डाले वो आपके वहां पर जाना चाहिए। इसके बाद आपकी टोटल पैकिंग होनी चाहिए।
टोटल पैकिंग होने के बाद कितना लीटरेज इसमें माल निकला वो कैलकुलेशन होना चाहिए। ये नहीं है आपने 100 केजी डाला और 100 केजी से डिवाइड कर दिया, वो कैलकुलेशन नहीं होगा। सपोज करो 100 केजी हमने डाला, समटाइम्स हम आप ब्लैक एनिमल बनाते तो उसका वेट पर लीटर कम आता है, हम व्हाइट पेंट बनाते हैं उसका वेट पर लीटर ज्यादा आता है तो उसमें लीटरेज कम निकलेगा। ब्लैक पेंट में हो सकता है लीटर ज्यादा निकलेगा, जैसे 100 केजी डाला तो हो सकता है 101 लीटर निकले, 102 लीटर निकले। व्हाइट पेंट में डालेंगे तो आपका 95 निकलेगा या 99 निकलेगा लीटर। इस तरह से क्वांटिटी प्लस आपका जो टिंटर आपने ऐड किया है वो क्वांटिटी आपने पेंट में हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना, नहीं अदरवाइज आपकी 100 लीटर ही रखेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही जो पिगमेंट डाला है 10%, 12% या 15%, वो आपकी जरूरत है। यदि टिंटर डाल दिया तो वो पिगमेंट परसेंटेज बढ़ेगी, तो आपका अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। इसके बाद जब हमने वेट पर लीटर निकाला तो हमें टोटल जो पैकिंग लीटर मिली, सपोज करो 100 केजी जितनी भी हमें पैकिंग में टोटल हमने मिली 99 या 100 लीटर्स या 102 लीटर्स या 105 लीटर जो भी मिला, तो टोटल जो हमारे पास हमारी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है, जो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है उसको आप प्रॉपर कॉस्टिंग करिए। ये नहीं है आपने जो मार्केट का प्राइस बेसिक आपको मिला उस हिसाब से कॉस्टिंग करिए। आप उसकी कॉस्टिंग जो आपको कार्टेज लगा है, जो आपने ट्रांसपोर्ट से उठाया है, लॉजिस्टिक लगा है या जो लेबर है, उसको प्रॉपर कॉस्टिंग करिए। नहीं अदरवाइज वो होगा कि आप एक नदी में आप जा रहे हैं और आपने उसमें डिप ले ली और 3 बच्चों का नाम एवरेज निकाल लिया और पता चला वो बच्चे, ऐसा नहीं होता इसमें। उसमें क्या है, आप लॉसेस में चले जाएंगे। आप उसको ओवरहेड्स अलग खर्चा होता है, लेकिन ये रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग का एक सिस्टम अलग होता है जिसमें कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट ये सारा खर्चा जोड़ के जुड़ना चाहिए। सेकेंड पार्ट इसमें आता है जब रॉ मटेरियल की जिसमें आप कॉस्टिंग करेंगे। आज सपोज करो कोई टिटेनियम 200 केजी है और आज वो 250 केजी है, जो लैंडेड है अकॉर्डिंगली आज की जो करंट प्राइसेस है उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग करिए, क्योंकि डे बाय डे ये चेंजेस होते हैं। इस कॉस्टिंग के जो टोटल प्राइस आएगा और जो लीटर आपका निकला उसको आप उससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इसमें वेस्टेज भी चला गया, जो भी कुछ वेस्टेज होना है सब कुछ उसमें कवर अप हो गया, एग्जैक्ट आपको इसमें कॉस्टिंग आएगी। इसके बाद में आपकी जो ओवरहेड्स हैं, जो आपको ओवरहेड्स हैं, पैकिंग है, कार्टून है, वो आप इसके बाद में आप उसके खर्चे जोड़िए, जो आपके कार्टून आ रहा है, जो आपका टीम पैकिंग आ रहा है और प्लस इसमें ओवरहेड्स, ये आपकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग आपकी जो लीटरेज है पेंट की वो आपको मिलेगी। इफ एनीबडी हैज द क्वेश्चन, एनीबडी हैज द डाउट, they can ask। सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं ओवरहेड कैसे जोड़ेंगे? ओवरहेड राजा जी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी वही बात करने जा रहा था। सर आपने बताया जैसे कि हम 100 केजी के ऊपर अपनी कॉस्टिंग निकाले, बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट कर ले। मान लीजिए हमारे 100 केजी का जो लॉट है उसकी कॉस्टिंग आ गई मान लीजिए 20,000 रुपए। यस, तो हमारा 200 रुपए पर लीटर का कॉस्टिंग आ गई। नो 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 नो, 100 जो आपकी आई ना उसको लीटर देखिए आपका कितना पेंट लीटर आपके पास आ रही है। 5 लीटर निकल गया मान लीजिए, मैं कहता हूँ चलो 10,000 से कैलकुलेट करते हैं, हमारी 10,000 रुपए कॉस्टिंग आ गई 100 किलो की, जो हमने चार्ज किया, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब हमारा मटेरियल निकला 105 लीटर। हाँ, तो उसके हिसाब से हमने 105 लीटर के हिसाब से कॉस्टिंग हमारी आ गई। हाँ, डिवाइड कर दिया। तो हमारी आ गई फिनिश गुड की सर। हाँ, अब इसमें जैसे राजा जी बोल रहे हैं गोही पेंट से, वो भी बात करना चाह रहे हैं और भी सबका एक क्वेश्चन होगा सर कि हाँ, इसमें जो ओवरहेड है, हाँ, ओवरहेड में आप क्या क्या काउंट करना चाहिए सर? हमने एक तो कार्टून को काउंट किया, एक हमने टीन कंटेनर को काउंट किया, हाँ, इसमें पैकिंग लेबर को काउंट करना देखिए चाहिए। ओवरहेड्स नहीं है, ये तो आपके रॉ मटेरियल है, जो टीम का डिब्बा है, इट इज नॉट ए ओवरहेड। नहीं, ये तो खर्चों में ही है। ये आपकी पैकिंग कॉस्ट है, ये पैकिंग कॉस्ट में आ गया। डन सर, ये तो सर मटेरियल कॉस्ट है। हाँ, ओवरहेड के अंदर आप लो, ओवरहेड के अंदर जो आपका मशीन का वेरिएंटर है, समझे, फिर एक बात है लेबर जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस है वो आपको उसके अंदर काउंट करना चाहिए। पैकिंग मटेरियल तो पूरा अलग ही आता है, पैकिंग वो मटेरियल बिल्कुल अलग है, ओवरहेड्स तो आपके अलग हैं, और आउटवर्ड लॉजिस्टिक। ओके, अभी मैं एक मिनट अभी मैं एक चार्ट के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं, मैं प्रोडक्ट वाइज लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट नहीं आइटम वाइज लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो फिनिश गुड, जो हमने प्रोडक्ट बनाया, वो जो हमारे पास ड्रम के अंदर, बैरल के अंदर या जहां मटेरियल हम रिकवर करते हैं, जो हमारे पास मटेरियल बचा उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड। तो सबसे पहले तो हो गया सर फिनिश गुड, देन हो गया सर पैकिंग के अंदर आ गया सर कार्टून, देन बॉक्स, इन कंटेनर, बॉक्स आ गया, इन कंटेनर आ गया सर, टिन कंटेनर,
उसके बाद सर उसके ये आपके इतना कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद आप ओवरहेड्स में जाइए। ओवरहेड्स में आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। नहीं, इसमें सर स्टिकर्स को भी काउंट करेंगे? हाँ, नहीं स्टिकर इसमें नहीं है, वो सब ओवरहेड्स में आपके चले जाएंगे। जो मार्किंग है, जो लेबर है, वो सारा ओवरहेड्स में जाएंगे आपके, क्योंकि अच्छा, स्टिकर अब वगैरह ओवरहेड के अंदर जो सब जानना चाह रहे हैं, हमें हाँ, क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी चाहिए सर? ओवरहेड में आपको बताता हूँ। ओवरहेड्स में आपकी टोटल जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, लेबर से लेके अकाउंट से लेके, वो सारा जो सैलरीज है, वेजेस जिसको कहेंगे आप, वो उसमें कंप्लीट आएगा। जो पर मंथ का आपका खर्चा बैठा और कितना लीटरेज आप पेंट बनाते हैं, एक अप्रोक्सीमेट आप अंदाजा लगाएंगे कि मेरा पर लीटर का इतना जो लेबर का कॉस्ट जो भी आ रही है वो आप लगाएंगे। सपोज करो आपकी 20,000 लीटर पेंट बनाते हैं और आपका जो सैलरी और वेजेज है वो 50,000 आती है, तो 20 से 50,000 को आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका ये आ गया जी। ये एक लेबर का, प्लस इसमें आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़िए आप जी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसमें जो अभी मिलन जी ने बताया है, मशीन का जो बियर एंड टीयर, जो बॉल्स वगैरह इसमें जो सारी होती हैं, आप उसको जोड़िए। जो भी एक कोई एवरेज नहीं हो सकता क्या? हम एवरेज ही, इसका एवरेज ही आएगा नॉर्मली। जनरल आपको इन जनरल निकालना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। आपको 2 महीने का, 3 महीने का मिलन जी, मैं एक्चुअली अभी मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ, ये सब इन जर्नल कॉस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है। इसमें बियर एंड मशीन भी है, इसमें आपका जो मेंटेनेंस भी कॉस्ट है इसमें, जो एक नॉर्मली हम एक साल का एक लिख के चलते हैं, नॉट मंथली। इसको एक एवरेज हम जो निकालते हैं वो ईयरली एवरेज निकालते हैं। एक साल में कितनी मशीन चली आपकी, एक साल में आपने मेंटेनेंस में, ये सारा है ना, आप एक पूरा ईयरली एक्सपेंसेस अलग से निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे आप जितनी आपकी प्रोडक्शन, एक एवरेज ईयरली, नॉट मंथली। मंथली वेरी करती है, दिवाली पे आपकी ज्यादा हो गई, बरसात में कम होगी, ये कोई मंथली आप इसको वेरी कॉस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल जो कॉस्टिंग आएगी वो आपको ईयरली बेसिस पे आएगी। एक ईयरली बेसिस पे ओवरहेड है, इसमें अकाउंट का भी खर्चा है, इसमें सीए का भी खर्चा है, इसमें आपके इनकम टैक्स भी है, जो आप इनकम टैक्स देते हैं वो भी एक खर्चा है, प्रॉफिट वगैरह है सारा। उस चीज को कंप्लीट एक आप है ना पूरा एक लेके चलेंगे, तब इसको आपको निकल के आएगा। बाकी चीज सर बैंक इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग लेनी है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग है, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट किया गया है उसको, यदि प्रॉपर्टी का इन्वेस्ट लेके चलेंगे तो शायद आप है ना मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। यदि रेंटेड है तो जरूर लेनी पड़ेगी। और यदि प्रॉपर्टी कॉस्टिंग है किसी की, यदि आपने सपोज करो एकर्स में जगह ले रखी है, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट इन एकड़? आपने यूज कर रहे हो उसमें सम पार्ट ऑफ दी फॉर द बिजनेस, और आपकी एकड़ जगह पड़ी हुई है, हाउ यू कैन टेक फॉर दैट? नहीं, पर्सनल अगर लैंड है तो क्या उसका एप्रिसिएशन भी आपको फ्यूचर में मिलना ही है ना। हाँ, वो तो उसको कैलकुलेशन करने का मतलब, हाँ रेंटेड है तो बराबर का रेंटेड है तो आपको लेना पड़ेगा, आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। दूसरा मशीन अगर रेंटेड है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ओन है तो नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, फिर तो आप देखिए, आपने सपोज करो आपकी 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट ही आपको शायद पेंट फैक्ट्री से नहीं मिल सकता बहुत से, फिर तो आप ये सोचेगा मुझे फैक्ट्री चलाने की जरूरत ही नहीं है। सर संदीप गुप्ता जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। संदीप कुमार गुप्ता जी, रवि जी एक बार मैं आ रहा हूँ, मैं एक्सचेंज में अभी रोकूंगा। मैं एक पॉइंट बताता हूँ। अभी जो किसी टाइम में किसी पुराने जमाने में उसने जगह खरीदी और वो आज भांडुप या कोई ऐसी जगह सेंट्रल प्लेस पे, आज वो जो उसने 5-10 लाख की खरीदी, आज वो 50 करोड़ की जगह हो गई। तो 50 करोड़ की जगह में यदि वो छोटा काम कर रहा है भाई दिवी, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट वो उसके इंटरेस्ट निकालेगा तो होगा सर। सर एक बात है, नहीं होगा। खुद की लैंड है तो उसमें काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात है, मशीन का भी वेयर एंड टेयर में मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ना, उसमें ऐसा है कि आपकी मशीनरी नई है तो समझो पहले 1 साल 2 साल कोई वेयर एंड टेयर नहीं होगा, मगर तीसरे साल से तो उसका वेयर एंड टेयर आपका जो भी लगेगा वो सर एक एवरेज आ जाता है, क्योंकि मशीन नहीं हो जाएगी, कोई पुरानी हो जाएगी, चेंजेस होती रहती है मशीन है, एवरेज काउंट करना पड़ेगा। मैं एक मिनट सर आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन आ रहा है, संदीप कुमार जी काफी देर से अपना हैंड रेज करके बैठे हुए। संदीप जी पूछिए सर। सर मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर के सारे खर्चे के हिसाब से हम अपनी कॉस्टिंग करेंगे, उसमें 10% ऐड करके। नहीं, 10% ऐड करेंगे तो सर ऐसा है ना कि टर्नओवर भी तो बढ़ेगा हमारा। फिर अगर हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट
हमारा टर्नओवर अगर 10% 15% ग्रो करता है, जो एक नॉर्मल ग्रो करता है बिना किसी एफर्ट के, अगर आप पार लो तो मतलब कुल मिला के पूरे खर्चे तो लास्ट ईयर के उठाने पड़ेंगे ना, मैं लास्ट फाइनेंशियल तो एवरेज आपको लास्ट ईयर का ही लेना पड़ेगा। वो आप देखिए, एक चीज मैं आपको इसमें चेंजेस बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का लेना पड़ेगा। यदि आपने इस साल कोई आपने एम्प्लॉइज बढ़ाए, कोई आपने अकाउंट्स में बढ़ाया, कोई आपने कुछ चीजें इंक्रीज किया है, आपने किसी चीज में भी आपके ओवरहेड जहां इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, तो वो पुराना एवरेज नहीं लेना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास 10 लेबर्स थी पिछली साल, आज आपने काम बढ़ाया 20 लेबर्स हो गई, आपके अकाउंट के 3 आदमी और बढ़ गए, तो वो आपको एक एवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पुराने लेबर्स 10 थे और आज आपके 20 हैं, तो यदि आपने इंक्रीज किया है लेबर या डिक्रीज किया है लेबर, यदि कम किया है लेबर तो नेचुरली ओवरहेड्स कम आएंगे, और यदि इंक्रीज किया है तो ओवरहेड्स, तो वो परसेंटेज आपको एक अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी। सर मैं हो सकता है रेंटेड जमीन हो, आप आज 50,000 किराया दे रहे सकते, हो सकता है आपने जगह चेंज कर दी हो और 1 लाख रुपए पे जगह ले ली, तो आप पिछली बार की वो नहीं ले सकते कॉस्ट। बराबर सर मैं जैसे करता हूँ वो तरीका ये है, जैसे मैं देखता हूँ कि एक मशीन पे हमारा कितना लेबर लग रहा है, उसकी कॉस्टिंग उस पर्टिकुलर मशीन में कितने घंटे में कितने किलो का लॉट लग रहा है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो एक्चुअली ये तरीका सही है कि इसमें ज्यादा मतलब एक्यूरेसी की तरफ आ जाते हैं लेबर कॉस्टिंग में। नहीं, इसमें आप कभी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। मैं एक चीज बता दूं, एक मशीन आपकी जरूरी नहीं है वो रोज चल रही है, मैं आपको बता दूं। हो सकता है कुछ कलर्स से ऑर्डर आए, वो आज पूरे दिन चली, हो सकता है दूसरे दिन वो मशीन कम चली, हो सकता है दूसरे दिन मशीन दूसरी ज्यादा चली, तो ऑन मशीन बेसिस पे आप यू कांट कैलकुलेट, वो कभी कैलकुलेशंस नहीं हो सकता। हेलो, सूर्य प्रकाश जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सूर्य प्रकाश जी। Sir, in raw material costing, see, especially in a solvent-based system, there will be a lot, especially when you are using in a sand mill or even a tater, and if you are using in a toluene or xylene, there will be a lot of wastages. 3 kgs, 4 kgs, वो just evaporate हो जाएगा. And बोलिए आप कंप्लीट करिए, मैं जवाब दूंगा आपको। That is one thing. And second one, what happens is sometimes the leakages or anything that the yield, you know, what we have put and what we have got, the yield, actual yield, that we should consider, you know, for calculation, I think. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आप चार्जिंग ले रहे हैं डोंट कंसीडर, और जो चार्जिंग आपका फॉर्मेशंस है, जो कंप्लीट आपको पैक्ड मटेरियल मिलेगा आपको उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि जो कंप्लीट मटेरियल मिलेगा या जो आपका लूज बचा हुआ है, कोई पैक नहीं हुआ है, जितना आपको मटेरियल मिला आपने उससे डिवाइड करना है, उसमें वेस्टेज और वो सारा कुछ उसमें कैलकुलेट आ गया। आपने जो चार्जिंग की है उससे मैं कॉस्टिंग नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको जो यील्ड मिला है उससे आपको कॉस्टिंग कर रहा हूं। डिवाइड हो रहा है वो यील्ड से हो रहा है, इनपुट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो यील्ड मिलता है उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपने। सूर्य प्रकाश जी, मेन मकसद ये है कि जितना हमारे पास फिनिश गुड बनकर आया, यानी हमने जो भी अपने रॉ मटेरियल्स को चार्ज करके, मशीनरी करके, लेटिंग डाउन स्टेज पे एमटीओ डाल के, रेजिन डाल के, जितना भी हमने मटेरियल बनाया, फिनिश गुड एट द टाइम ऑफ पैकिंग, मतलब पैकिंग से पहले तक का हमारे पास जितना मटेरियल आया, हमने उसको डिवाइड करना है फ्रॉम अवर कॉस्टिंग, जितना हमने कॉस्टिंग लेके अपने प्रोडक्शन शीट के अंदर डाला है, उससे हमें अपने उसको कंपैरिजन करना है कि हमारा कितना लीटर मटेरियल बना। जो लीटरेज आएगी उस लीटरेज की एग्जैक्ट कॉस्टिंग हमारी फिनिश गुड की एग्जैक्ट कॉस्टिंग मानी जाएगी। हरि प्रताप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हरि प्रताप जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। हरि प्रताप जी बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मेरा है सर, ये जैसे आप बता रहे हो जो कॉस्ट, जो मटेरियल बनेगा उसको केजी में काउंट करके मटेरियल को फिर उसको जो सप्लायर कस्टमर को देना है, तो वो केजी में देना है या लिक्विड में पेंटिंग की कैलकुलेट? सर आप मटेरियल तो लिक्विड में, लीटर में बेचते हो ना सर? हरि जी आप लीटर में बेचते हो, केजी में बेचते हो? लीटर में ही मटेरियल तो लीटर में ही बेचते हो ना भाई साहब। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वाटर बेस बना रहे हो तो आपको केजी में अगर ले रहे हैं तो केजी जिस मेजरमेंट में आप उसको बेच रहे हो, उसी मेजरमेंट के अंदर आपको अपनी कॉस्टिंग को लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप इनामल बना रहे हो तो इनामल में आपको लीटर। एक्चुअली मैं क्लियर करता हूँ इसमें जी, आप एक इसमें पूरा एक क्लियर पिक्चर माइंड में रखिए। जो आपको यील्ड मिल रही है, जो यील्ड जिसमें आप सेल कर रहे हैं, जो यील्ड मिल रही है और जिस केजी में
जैसे ओवीडी है केजी में या जो लीटर इमल्सन लीटर में, उसी यील्ड से अकॉर्डिंगली आपने डिवीजन करना है। जो अमाउंट आपका कैलकुलेशन चार्जिंग होके आया है उस यील्ड को आपने पर केजी में बेचने तो पर केजी निकलेगा, पर लीटर में बेचने तो पर लीटर में आपका आएगा। मिलन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? सर एक मिनट, कुछ इंडस्ट्रियल हरि जी बोलिए, हरि प्रताप जी बोलिए। कुछ एरिया में इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं जो वो केजी में रिक्वायरमेंट करते हैं सर, इंडस्ट्रियल कस्टमर सर, मैं ये बात कह रहा था। नहीं मगर एग्जैक्ट तो आप जो चीज जो जिस पैकिंग में सप्लाई करते हैं ना उसी के ऊपर आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक बात है 99% एक मिनट मैं इसमें बहुत अच्छी तरह इनको क्लियर देता हूँ, इनका जवाब देता हूँ, इनकी कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। एक मिनट। हाँ जी बोलिए सर। जी हाँ, इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ। यदि आपने लीटर में कॉस्टिंग की हुई है, मैंने एक पॉइंट इसमें आपको पहले बताया था, वेट पर लीटर। यदि आपने वेट पर लीटर आपको पता है और आपने किसी इंडस्ट्री वाले को केजी में माल वो जो लीटर वाला बेचना है, तो आप सिंपली जो आप लीटर है उसका वजन केजी में आप वेट पर लीटर से करिए, तो आपकी उसमें बाई केजी आपका वेट निकल के आ जाएगा। जो आपकी पर लीटर की, सपोज करो आपका 2000 का ड्रम आता है और उसका वजन आपका जो लीटरेज ड्रम को हटा के, ड्रम को लेस करने के बाद आपका वो वजन यदि 22 केजी होता है, तो आपने जो 20 लीटर का 2000 है उसको आपने 22 से डिवाइड कर देना है, और जो वेट पर लीटर आपका जो निकल के आया हुआ है आप उससे जो लीटर है उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए और आपकी उस समय कॉस्टिंग आ जाएगी। ओके सर मैं और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? आरएमसी को लेकर कोई चीज पूछना चाहते हो और कुछ बोलना भी चाहते हो? ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई चीज है कि आप अपनी यहाँ पर बहुत सी चीजें आप ही एक्सपीरियंस करते होंगे। सर हम लोग जो है राजा जी एक मिनट, ये एक्चुअली डिस्कशन है। हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन हम ये डिस्कशन में बैठे हैं। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि आपके भी एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने तरीके से आरएमसी निकालता है, तो उस आरएमसी को हम अगर सबके साथ शेयर करके अगर बाकी सबको भी उस चीज का फायदा हो सकता है। आपने कोई नई चीज बना रखी हो कि नहीं सर मैं तो इस तरीके से अपने आरएमसी निकालता हूँ, कोई नया वे आउट, कोई नई तरीका जिसमें हम लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली की तरह बैठे हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई नया फॉर्मूला आपके पास है, अभी तक जो एक्सपर्ट्स ने बताया वो तो एक जनरल फॉर्मूला है ही, इसमें तो हम लोग सब चलते ही चलते हैं, मगर अगर आपके पास कोई नया फॉर्मूला है, कोई नई चीज है जिससे आप अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं, सर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज अपने ये जो कमेंट्स है वो शेयर करें सर। अभी चिंतन जी बोलना चाह रहे हैं, जो चिंतन शाह जी, प्लीज चिंतन जी बोलिए। नमस्कार। मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि शायद अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले सर। हाँ, मैं नवनीत ऑयल इंडस्ट्रीज हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ओके सर, बताएं सर। हाँ, मैं एक्चुअली जस्ट 2 पॉइंट वही ऐड करना चाह रहा था कि है ना, शायद इसमें अपन जब ईयरली ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे उसमें है सो प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस वगैरह भी ऐड करना बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी ईयरली एक्सपेंसेस में गिने जाते हैं। सुनील जी, ओवरहेड में इन्होंने सेल टैक्स साथ में प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, मैं प्रॉपर्टी टैक्स का बता दूं। देखिए क्या है इसमें, अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है। देखिए आपकी प्रॉपर्टी है कॉस्ट वाइज, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर, यदि बहुत बड़ी कॉस्टली प्रॉपर्टी है, नेचुरली आपका प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा आएगा। आपकी कहीं भी डाउन ट्रेंड में, यदि डाउनवर्ड में कहीं फैक्ट्री है जहां वो बहुत एरिया कॉस्टली हो गया है और आप फैक्ट्री का यूजेस पूरा नहीं कर पा रहे हो उस जगह का, तो और यदि नेचुरली प्रॉपर्टी टैक्स उसमें बहुत ज्यादा आएगा। और यदि उसको उतना ही आप लेके चलोगे तो ये आपको अगेन फिर प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, मेरा कहने का इसमें एक थोड़ा सा मैं अपने साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी है तो उसका आपको बेनिफिट तो प्रॉपर्टी के जो रेट बढ़ेंगे या प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन मिलेगा उसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, जो चीज आपके हाथ से चली गई, एक्चुअली आरएमसी को उस तरीके से काउंट करना चाहिए कि जो पैसा आपकी जेब से निकल गया और वो आपके पास किसी भी सूरत में वापस नहीं आना, उसको आरएमसी कहा जाए। और अपने उस पैसे को जो आपका खर्च हो चुका है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो जो कॉस्ट लगी उसको आरएमसी कहा जाता है। राहुल गर्ग जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। राहुल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। वरुण जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। राहुल जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी राहुल जी बोलिए। नमस्कार मनीष जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं राहुल यूनिफाइड पेंट से बात कर रहा हूँ।
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मनीष जी कि तो हम रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग हम जोड़ते हैं, तो जो परचेजिंग हमारी विद टैक्स के साथ हमें जोड़नी चाहिए या टैक्स को हटा के जोड़नी चाहिए हमें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सुनील जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें जीएसटी जोड़ के अपनी कॉस्टिंग जोड़नी चाहिए, जीएसटी हटा। इट इज ओनली द बेसिक, इट इज ओनली द बेसिक। आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो भी बेसिक आएगी और जो वो भी बेसिक से कैलकुलेशन होगा। मनीष जी मेरा एक क्वेश्चन है। राइट, थैंक यू। मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष गोयल जी एक मिनट आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। ओके चलिए ठीक है, बताइए। राहुल जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि सुनील जी जैसे बता रहे हैं, हमें अपनी जो भी कॉस्टिंग है वो जीएसटी जोड़कर नहीं जोड़नी चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक कॉस्ट को हमें जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम बेसिक कॉस्ट जोड़ते हैं, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि हम लोग कॉस्टिंग भी और डीपीएल भी जो बना रहे हैं वो बेसिक की बना रहे हैं। डिपेंड करता है सर राहुल जी कि आप डीपीएल कैसे बना रहे हो। अगर आप डीपीएल इंक्लूडिंग टैक्स बना रहे हो तो आप अपनी कॉस्टिंग इंक्लूडिंग जीएसटी जोड़ के चले। अगर आप डीपीएल अपनी बेसिक की बना रहे हो तो बेसिक के अगर आप चल रहे हो तो आपको अपनी कॉस्टिंग भी बेसिक के हिसाब से लेके चलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है वो आपका डीलर पे करेगा और वो पार्ट आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास जाएगा। आपको जो इनपुट और आउटपुट का जो पार्ट है वो आपको जमा कराना है। तो ये बेसिक की अगर हम कॉस्टिंग जोड़ के चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। मनीष गोयल जी पूछिए सर। थैंक यू। मनीष जी पूछिए। नमस्कार मनीष जी। जी नमस्कार सुनील जी, नमस्कार मिलन जी। मैं कोलकाता से हूँ, जेके प्रोटोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड से। सुनील जी आपने जो कॉस्टिंग बताई है वैसे तो वो ठीक है, लेकिन उसमें दो चीज का मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। नंबर 1 तो हुआ, एक आइटम मैं बना रहा हूँ जिसमें मेरी बॉल मिल चलती है 2 घंटे, एक दूसरी आइटम मैं बनाता हूँ जिसमें मेरी बॉल मिल चलती है 40 घंटे। फिर पैकिंग में भी एक मैं पैकिंग कर रहा हूँ 1 kg, एक में पैकेज या 1 लीटर, एक में पैकेजिंग कर रहा हूँ 20 लीटर या फिर 200 लीटर के बगैर। अब आपने जो कॉस्टिंग का सिस्टम समझाया उसके हिसाब से दोनों में ओवरहेड लेकिन सेम गिरेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ अपने को कस्टमाइजेशन या कुछ अपने को इसमें चेंज करना पड़ेगा। मैं क्लियर करता हूँ इसमें, मैं क्लियर करता हूँ। आप जब भी आपने कॉस्टिंग की, मैंने एक जर्नल ओवरहेड्स बताया उससे कॉस्टिंग हुई, लेकिन जब आप मास मटेरियल आपकी जो डीपीएल आप चेक करिए, जब आप डीपीएल बनाते हैं जो सेल करते हैं वो आपका 20 लीटर का, 1 लीटर का, 4 लीटर का और 200 ग्राम का एक रेट नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी पैकिंग कम होती चली जाती है उसके रेट डीपीएल की आपकी ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसमें छोटी पैकिंग में हमारा ओवरहेड ज्यादा जाता है। यदि हम 1000 लीटर 20 लीटर में पैक कर सकते हैं तो हम हार्डली छोटी पैकिंग हम 100-200 ग्राम की करेंगे तो हम हार्डली 200 ग्राम करेंगे, 200 लीटर ही कर पाएंगे उसमें पैक। तो हम इसीलिए जो छोटी पैकिंग है उसके खर्चे ज्यादा लेते हैं, वो इसीलिए कि हमने एक कॉस्टिंग तो निकाल ली वहां पर, लेकिन हम उस कॉस्टिंग को 200 पैकिंग में या छोटी पैकिंग में कैसे एक्स्ट्रा जबकि लग रही कैसे करें। तो इसीलिए हमारी जो आपने देखा होगा जो भी लीटर के रेट होते हैं, 20 लीटर के रेट होते हैं, 4 लीटर के होते हैं, पैकिंग के हिसाब से नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ ओवरहेड्स ओनली। You are getting my point? नहीं ओवरहेड तो है, लेकिन फिर कॉस्टिंग में भी अपने को वो फैक्टर करना पड़ेगा कि छोटी पैकिंग में लेबर अपना ज्यादा पड़ रहा है, वो हमेशा आपने सिर्फ ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो फिर वो कॉस्टिंग थोड़ी गलत आ जाएगी। छोटी पैकिंग की तो ओवर है, उसमें क्यों पैकिंग के डिफरेंस ज्यादा होता है रेट का? वो इसीलिए होता है कि ओवरहेड्स उसमें आपका ज्यादा लगता है, एग्जैक्टली इसीलिए आपके रेट ज्यादा होते हैं वो। और उसमें हम सिर्फ सर कॉस्टिंग सिर्फ पैकिंग की नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ कंटेनर की नहीं जोड़ते हैं कि हमारा 20 लीटर का कंटेनर सस्ता आता है और 100 ग्राम का जो कंटेनर वो महंगा आता है कंपैरेटिव टू वॉल्यूम, लेकिन हम साथ में उसके ओवरहेड के साथ में उसको सब चीज काउंट करके चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सर अरुण लंजेवार जी का। बोलिए सर अरुण जी, अपना को इंट्रोड्यूस कीजिए सर, क्वेश्चन बोलिए सर। हाँ जी, आई एम अरुण लांजेवार फ्रॉम विशाल पेंट्स नागपुर। मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी आपने जीएसटी की बात की है ये रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग के लिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ आएंगे। जैसे अपन ने एक फॉर्मुलेशंस में यूटॉक्स लिया है, उसका रेट 100 है और उसके ऊपर जीएसटी 18% लगा है तो 18 रुपीज हो गया है और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट 10 रुपीज लग गया है, तो ये ऐसा टोटल 128 रुपीज हो जाता है। यूटॉक्स 100 रुपीज, जीएसटी 18 रुपीज एंड ट्रांसपोर्ट 10 रुपीज। तो इसमें अब अगर अपने को जो पेंट का फॉर्मुलेशन लेना है तो कॉस्टिंग यूटॉक्स की कितनी लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, 110 रुपया।
मैं बताता हूँ इसमें हमने जो भी हमारी पार्ट चलेगा वो सारा बेसिक पे चलेगा जितना, क्योंकि क्या है कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जिसमें 5% भी हमारे एक्सटेंडर्स आते हैं, उसमें ओनली 5% ही हमारे जीएसटी होता है कि, और बाकी चीजों में 18% है। सीमेंट पे हमारा 20, कहीं जगह 28% भी है। तो जोड़ना ही नहीं है जितना हमारा मतलब जो आपका एक सुनील जी 1 मिनट, ऐसा है, एक बात है, आपका जो टैक्सेशन पार्ट है वो अलग ही रहेगा। टैक्सेशन पार्ट उसमें टैक्सेशन पार्ट को उसमें हमने जो कॉस्टिंग करनी है वो बेसिक पे ही करनी है। हाँ, और मनीष गोयल जी का जो एक सवाल था ना कि भाई एक बात है, किसी चीज के लिए मशीन चलती है 3 घंटे और किसी कोई प्रोडक्ट के लिए मशीन चलती है 40 घंटे, तो अगर आपको उतना प्रोडक्ट वाइज आपको अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको मशीन का जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैलकुलेट करके फिर उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी मशीन की। सुनील जी, आप अरुण सर का क्वेश्चन नहीं समझ पाए। उनका ये कहना था कि 100 रुपए में 18 रुपए जीएसटी लगी, 10 रुपए फ्रेट लगा, तो क्या मैं बेसिक 110 रुपए लूं कि 100 रुपए लूं? नहीं, 110 रुपए लेना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं अरुण सर। नहीं, 110 रुपए लेना पड़ेगा सर जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कॉस्ट 100 रुपीज ले कि 118 ले या 128 ले? नहीं, 100 रुपए प्लस 18 रुपए प्लस 10 रुपए नहीं लेना पड़ेगा आपको। इसमें आपको 100 रुपए प्लस 10 रुपए ही लेना पड़ेगा। सर, प्राइस फ्लक्चुएशन कितना कंसिडर करना चाहिए? क्या जी? प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे रॉ मटेरियल सेम आजकल सेम तो आते नहीं है कि 3 महीने तक लगातार रहे, कभी 15 दिन में प्राइस बदल जाता है रॉ मटेरियल का, कभी महीने भर में बदल जाता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है। जैसे टाइटेनियम है। यस। इसमें क्या होता है? सुनील जी, आपने बताया 110 रुपए लेने का ना फाइनल? 110 रुपए लेने का। 110 रुपए 110 ले लो। हाँ जी, इनका जो सेकंड क्वेश्चन था, जो हमारा रेट का चेंजेज होता है, जो फ्लक्चुएशंस होता है, जब हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा पेंट की जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो उसमें एक ये चैप्टर आता है फ्लक्चुएशंस का। ये सारा एक, इसमें जब हम कॉस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह सब निकालते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालेंगे तो सारा उसमें सब कुछ एक एक चीज पॉइंट दिया हुआ। आप गूगल पे जाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालेंगे तो जो आपके जो रॉ मटेरियल के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, 10%, 5%, 10%, ये हम पहले लेके चलते हैं हमेशा। ये सारी चीजों को कंसीडर लेके चलना पड़ता है। इसका एक एवरेज होता है। ये कई बार क्या होता है, पर्टिकुलरली एक रॉ मटेरियल पे हम नहीं कर सकते कॉस्टिंग, लेकिन क्या है, मैंने एक चीज आपको बताया था कि जिस समय आप कॉस्टिंग करेंगे उस समय आप कॉस्टिंग, जिस समय जो लैंडेड प्राइस गिर रहा है उसमें, आज की डेट में आपको आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ, उसकी आप मत कंसीडर करिए कि आपने किस रेट में लिया हुआ है। आप देखिए कि जो आज आप परचेजिंग करने जा रहे हैं वो परचेजिंग आज की रेट में क्या है। सपोज करो एमटीयू आज 40 रुपीज है, कल को 60 रुपीज होता है, आपके पास 40 रुपीज का पड़ा हुआ है, तो आपने 40 से कर लेंगे तो आपको नेचुरली इस बार अच्छा प्रॉफिट आपने कमा लिया। लेकिन किसी टाइम में 60 रुपीज का एमटीयू पड़ा और आज रेट 40 रुपीज हो गया और आप 60 से कॉस्टिंग करेंगे तो आप मेटेरियल को मार्केट में सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको जिस समय कॉस्टिंग करनी है, जिस समय एक एवरेज मंथली कॉस्टिंग, एक एवरेज मंथली रॉ मटेरियल का रेट होता है वो निकालना है, तो जो लैंडेड कॉस्ट आज की डेट में क्या है वो आपको कंसीडर करके, ये मैंने शुरू में बताया था आपको, उस रेट में आपको लेके चलेंगे तो जो फ्लक्चुएशंस हैं तो आप इससे बच जाएंगे। नहीं अदरवाइज क्या होगा, कई बार क्या है, जो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, मैं पेंट फैक्ट्री की बात नहीं करूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो क्यों घाटे में आ जाता है, जब उसको सस्ते में मिला, महंगे में आप रॉ मटेरियल होगा बेच दिया, उसको प्रॉफिट उसके घर में आ गया, बहुत अच्छा लगा उसको। लेकिन यदि वो ये नहीं देखता है कि उसने जो पूरी प्रॉफिट नहीं लेता, 40 रुपए का माल है 60 रुपए में हो गया और 50 रुपए में बेच दिया, उसने कहा 10 रुपए मेरे घर में आ गया। लेकिन जब वो 60 रुपए का माल 40 रुपए में बिकता है उसका, तब कोई भी माल नहीं लेगा। आप ध्यान कर लेना, 60 रुपए माल 40 की, तब उसका 40 में ही बिकेगा। तो जो 20 रुपए का नुकसान होगा वो कैसे कवर अप करेगा? प्रॉफिट के टाइम में तो आपने 50% करके बेच दिया, पूरा प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन लॉस के टाइम में आपको पूरा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। कोई नहीं देता सर, उसमें कम नहीं करता कोई भी। हाँ, उसमें कोई कम नहीं करता। तो कोई नहीं कहता कि कोई बात नहीं, आपको लॉस हो तो मुझे 50 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। करिए तो आप एक मार्केट का जो रेट चल रहा है उसी बेसिस पे, आज मैं रेजिन बनाता हूँ, आज थैलिक का रेट 100 रुपए हो गया और मेरी 50 रुपए की थैलिक की परचेज, मैंने तो अपना रेजिन बेच दिया, प्रॉफिट भी मेरे घर में आ गई। लेकिन जिस दिन 100 रुपए का थैलिक होगा
और 50 रुपए की कॉस्टिंग आगे थैले की, तो आपका कोई रेजिन 100 रुपए की कॉस्टिंग का नहीं लेगा, वो जो 50 रुपए की कॉस्टिंग से गिरेगा उसी हिसाब से परचेज होगा। ठीक बात है। रवि जी आपका क्वेश्चन सर, रवि जी बोलिए सर। संदीप जी आ रहा हूँ, संदीप जी एक मिनट आ रहा हूँ सर, संदीप जी एक मिनट आ रहा हूँ सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट रवि जी रुकिए, रवि जी एक मिनट, हाँ जी संदीप जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग बार बार तो डीपीएल चेंज ही कर सकते हैं, तो एक बार हाई प्राइस से डीपीएल बनाई जाए और फिर कॉस्ट निकाल ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सर। एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ। नॉर्मली हम जो डीपीएल होती है वो हमारी पेंट लाइन में नॉर्मली हर महीने हर समय चेंज नहीं होती, फॉर इंडस्ट्री के लिए ही चेंज होती है। रेट वगैरह जिस समय कॉस्टिंग होती है हमारे डीपीएल में हम उतना गैप लेके चलते हैं कि जितना यदि रॉ मटेरियल घटेगा या बढ़ेगा उतना हम सपोज प्रॉफिट लेते हैं, हम उसको प्रॉफिट कई बार हमारी कम होती है, कई बार प्रॉफिट कम ज्यादा होती है। कई बार क्या होता है जब रॉ मटेरियल है हमारा क्या है कि हम अपने सप्लायर्स को, हम अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि हम ये मटेरियल इस रेट में अभी तक 1 महीने दे पाएंगे, नेक्स्ट मंथ में हम आपको नहीं दे पाएंगे। वो बियर आपको करना पड़ता है और आपको उस समय रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। उतना आपके पास गैप होता है, तो जो प्रॉफिट और मार्जिन्स होता है वो कभी भी पेंट फैक्ट्री में फिक्स नहीं होते, वो हमेशा बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल चेंजेस होने की वजह से वो वेरी करते हैं। आपके प्राइस फिक्स होते हैं कंज्यूमर के लिए जो प्राइस लिस्ट है, लेकिन आपकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग हमेशा एवरी टाइम वेरी करती है। और जैसे ही वो कॉस्टिंग आपकी जो आपके मार्जिन्स को खत्म कर देती है, उस टाइम में आप है ना यू आर क्राइंग दैट टाइम टू योर कंज्यूमर, जो भी डीलर्स हैं, कि अब मैं इस रेट में सप्लाई नहीं कर सकता, या अपने कंपटीटर से बात करते हैं या एसोसिएशन से बात करते हैं कि हम लोगों को प्राइस बढ़ाना चाहिए, और सब उस समय मिलकर बढ़ाते भी हैं प्राइस। दिस इज द सिस्टम ओनली। हाँ जी रवि जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर। जी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सर अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले सर। मैं रविकांत जाजोदिया, कलकत्ता, हिंदुस्तान कलर कंपनी। मैं जो प्रॉपर्टी को एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज ए ओवरहेड जोड़ने की जो विषय जो चर्चा चल रही थी, उसमें मैं अपने कुछ विचार रख रहा हूँ। जहाँ तक रेंट का सवाल है वो तो हमें जोड़ना ही है, और जिनकी अपनी भी प्रॉपर्टी है अगर आप उसकी अगर ओवरहेड कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं तो यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। आपको देश के दूसरे क्षेत्रों के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कलकत्ता में लास्ट 10 साल से प्रॉपर्टीज के भाव बढ़े नहीं है। तो आपको उस जगह पर आप जितनी जगह आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो आपकी खुद की हो, उसकी आज की तारीख में आप मार्केट में उसको किस भाव में रेंट पे लगा सकते हैं, उतने कॉस्ट को आपको ओवरहेड में जरूर जोड़ना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म में आप लोग नुकसान में रहोगे। सर इसका आंसर मैं ना एक बार बालसन पेंट से रंजीत जी हैं उनसे लेना चाहूंगा। रंजीत जी आप बताएं सर इसका आंसर। रंजीत सिंह जी बालसन पेंट से, सर अपना आंसर आप इसका आंसर दें सर। रंजीत सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? रंजीत सिंह जी फोन पर बिजी हैं, कहीं वीडियो में नजर आ रहा है। अच्छा वैसे सर ये अच्छा सुझाव है। अच्छा मनीष जी मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा था इसी में। जी जी वरुण जी बोलिए, आप भी बोलिए सर, बता दीजिए। हाँ सर इसमें ऐसा है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी, चलिए सर ये कह रहे हैं कि कितना रेंट पॉसिबल है, और अगर प्रॉपर्टी ही किसी ने बैंक से हेल्प लेके अगर खरीदी है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी है बट बैंक का लोन जा रहा है, तो उस केस में आप आराम से कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर एप्रिसिएशन होगा, बट जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है उसके वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वो आप कैलकुलेट करेंगे ना रेंट की जगह पर। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप उसको इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसको आप रेंट की जगह पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब सर ये इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना सर, प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए मैंने वही बात बोली थी, सुनील जी भी वही बात बोली थी, मिलन भाई ने वही बात बोली थी कि जो भी आपका खर्चा ऐसा है जो आपकी जेब से चला गया तो आपको पता है वापस नहीं मिलना, उसको आप कैलकुलेट जरूर करें अपनी कॉस्टिंग के अंदर। सुनील जी बोलना कुछ चाह रहे हैं? मनीष जी यहाँ पे एक बात बताऊं मैं। एक बात है जो बैंक इंटरेस्ट है, आपका फैक्ट्री का इंश्योरेंस है जी, आपका ESIC है, PF है, जो कुछ भी आप वर्कर के लिए कर रहे हैं, समझे, वो सब आपके ओवरहेड्स में लगना ही लगना है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉपर्टी की,
तो प्रॉपर्टी का एक दफे कैलकुलेटिवली आप परसेंटेज के हिसाब से कुछ रेंट गिनो या तो मेंटेनेंस गिनो तब तक ठीक है। बाकी एक बात है, अगर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको अगर आप कैलकुलेशन में गिनेंगे और उसके इंटरेस्ट पे करने पे जाओगे तो कोई फैक्ट्री चला ही नहीं पाओगे आज की बात। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं इसमें एक एक्सपर्ट एडवाइस देना चाह रहा हूँ। एक मिनट रवि जी, मैं इसमें एक एक्सपर्ट एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव भी हैं, जो केमिकली जो डॉक्टर्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, वो भी अपनी जरूर 100% इन्होंने आरएमसी पे काम किया होगा। उस समय जो एक फॉर्मेट है, एक मैं जैसे कहूंगा कि जो थ्योरिकली क्या आरएमसी का फॉर्मुलेशन किस तरीके से थ्योरिकली क्या रहता है सर? प्रैक्टिकली ये तो सारी बातें हमारी होगी प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरिटिकली क्या बोला जाता है, किताबों में क्या लिखा जाता है? गौरव जी, आप इसमें कुछ बता पाएंगे? डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, जितना अभी तक डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पर मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा कि एक मिसकॉन्सेप्ट है इसके अंदर। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है और फिनिश गुड्स कॉस्ट, ये 2 चीजें अलग अलग होती हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट एक इंटायरली डिफरेंट चीज है और फिनिश गुड कॉस्ट एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल में जो मतलब जो आप फॉर्मुलेशन के अंदर रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें जो एप्रिसिएशन या जो वेरिएशन आता है उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जो वेस्टेज होती है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये सारी चीजों का उसके अंदर जो एक फॉर्मुलेशन के अंदर सारी चीजें लगने वाली हैं, जो प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं उसका कैलकुलेशन करके फॉर्मुलेशन को डिजाइन किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है कि उस फॉर्मुलेशन की फाइनल कॉस्टिंग किसी पेंट मैन्युफैक्चरर को क्या पड़ती है उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड कॉस्ट। मतलब मैं अपने टर्म्स में बता रहा हूं, जब मैं एक फॉर्मुलेशन को डिजाइन करता हूं तो मेरे पास 2 चीजें होती हैं। एक होती है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, अपने फॉर्मुलेशन की कैलकुलेट करना। तो मैं जब अपने फॉर्मुलेशन की रॉ मटेरियल कॉस्टिंग कैलकुलेट करता हूं या कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन करता हूं तो एक थ्योरेटिकल कॉस्टिंग होती है और एक प्रैक्टिकल कॉस्टिंग होती है। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉस्टिंग में हम सारी चीजें लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं, पर जब तक वो बैच मशीन पे नहीं जाता है तब तक हम उसका वेट पर लीटर या उसका यील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जब यील्ड कैलकुलेट होती है तो वो फाइनल कॉस्टिंग ऑफ दैट फॉर्मुलेशन कहलाती है। इसके बाद आता है फिनिश गुड की कॉस्ट, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं पैकेजिंग कॉस्ट। हम पूछते हैं मैन्युफैक्चरर से कि आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है इस पर्टिकुलर मटेरियल की, आप जिस पैक साइज में देना चाहते हैं उस पैक साइज की इसके अंदर कॉस्टिंग एड ऑन करिए। प्लस पार्ट होता है इसके अलावा जो फिनिश गुड कॉस्ट के अंदर वो हम जुड़वाते हैं कि आपके ओवरहेड चार्जेस कितने हैं। वो अगर उसे 20 रुपए जोड़ना चाहें तो वो 20 रुपए जोड़े, 30 रुपए, वो उनका अपना कैलकुलेशन का मेथड होता है, वो उसको कैलकुलेट करते हैं। सो हम जब भी कोई भी टेक्निकल आदमी एक फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है तो पहले इस बात को ध्यान में रखता है कि आपकी फॉर्मुलेशन की थ्योरेटिकल कॉस्ट क्या निकल के आ रही है। फिर उस फॉर्मुलेशन की एक प्रैक्टिकल कॉस्ट निकाली जाती है। उस प्रैक्टिकल कॉस्ट को निकालते समय हम ध्यान रखते हैं यील्ड कितना आया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका जो कन्वर्जन का रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस क्या मिल रहा है। हम कैलकुलेशन करते हैं केजी के अंदर और आप पेंट बेचते हैं लीटर के अंदर, तो हमारे प्राइसेस में हमेशा वेरिएशन रहता है। और तीसरी चीज ये होती है कि जब हम ओवरऑल चीजें कैलकुलेट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि फिनिश गुड की कॉस्ट क्या है। सपोज आपने मुझसे बोला कि मुझको 250 रुपए में पीयू पेंट बनाना है, तो मैं मान लूंगा कि आपको 250 रुपए में पीयू पेंट बनाना और हम एक फॉर्मुलेशन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्मुलेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उन रॉ मटेरियल्स के बेसिक प्राइसेस लेते हैं कि क्या बेसिक प्राइसेस आपको आ रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि आपका लैंडेड प्राइस क्या है, वो लैंडेड प्राइस हम उस फॉर्मुलेशन के अंदर डालते हैं। उस लैंडेड प्राइस के बाद हम एक फॉर्मुलेशन का बेसिक फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं उस पेंट का। बेसिक फॉर्मुलेशन डिजाइन करने के बाद हम उसके अंदर 3% का मार्जिन छोड़ते हैं। 3% का ये मार्जिन छोड़ा जाता है वेरिएशन के लिए, जो कि हमको शेड के अंदर आने वाला होता है। सपोज करिए आप मुझसे कहते हैं कि आपको ग्रे शेड पीयू का डेवलप करना है, तो हम वो 3% का मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि फाइनल टिंटिंग उसके अंदर आने वाली है, शेड सेम नहीं निकलने वाला है कभी भी, तो वो 3% का मार्जिन होता है। प्लस 3% हम वेस्टेज कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो रॉ मटेरियल चार्ज हो रहा होगा उसमें 3% का वेस्टेज आने वाला है, क्योंकि कुछ मटेरियल आपका डब्बे के अंदर लगा रह जाएगा, कुछ वेइंग के दौरान वेस्ट हो जाएगा, तो हम 3% का कैलकुलेशन वहां पर करते हैं।
देन फर्दर ऑन हम कहते हैं कि ये अभी बैच तैयार है, आपने जो मुझको प्राइस दिया था 250 रुपए, उसके नीचे अगर हम कैलकुलेशन ला पाते हैं तो हम कैलकुलेशन ला के आपको देते हैं कि सर ये थ्योरेटिकल कॉस्टिंग है आपके फॉर्मुलेशन की, अब आप इस बैच को चार्ज करिए और रिपोर्ट करिए कि इसका क्या यील्ड निकल के आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 किलो बैच चार्ज करवाया और उसमें 98 केजी का यील्ड आया, तो 98 केजी के अकॉर्डिंगली हमारी फॉर्मुलेशन अल्टर हो जाती है, उसके अंदर वो फैक्टर जुड़ जाता है। फिर आप अगर लीटर में बेचते हैं तो हम चेक करवाएंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी भी एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलवाते, प्रैक्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलवाते हैं, वो फैक्टर फिर उसके अंदर इंक्लूड होता है। देन सेकेंडरी पार्ट, इसके बाद जो पार्ट आता है वो विस्कोसिटी रिलेटेड है कि आप कितनी विस्कोसिटी पे कौन सा पेंट सप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद उसके अंदर फाइनल एडजस्टमेंट होता है फॉर्मुलेशन का। जब वो पूरा फॉर्मुलेशन का एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, जो आपने फॉर्मुलेशन अभी डिजाइन की है। नाउ अब बात होती है कि फिनिश गुड की कॉस्ट क्या निकलेगी। सो फिनिश गुड की कॉस्ट के अंदर हम जोड़ते हैं पैकेजिंग मटेरियल एंड ओवरहेड चार्जेस। सो ओवरहेड चार्जेस एंड पैकेजिंग। गौरव जी एक मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन इसमें करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, अभी मेरे को एक दो के क्वेश्चन और भी लेने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे गौरव जी सिर्फ इतना है कि थ्योरेटिकली जो फॉर्मुलेशन होती है और प्रैक्टिकली जो फॉर्मुलेशन होती है उसके अंदर एक जो डिफरेंस रहता है वो एवरेज डिफरेंस कितना लेके चलना चाहिए। एक एवरेज, एक हमने पेपर पे अपनी फॉर्मुलेशन तैयार की और हम चार्जिंग से पहले हम क्या सोच के चले कि कितना % डिफरेंस आ सकता है प्लस माइनस। सिर्फ ये एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर सर देखिए, हम जब भी कोई थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं तो हम 10 to 15% का वेरिएशन लेके चलते हैं। इतना वेरिएशन रहता है सर 10 to 15%? हाँ जी 10 to 15% वेरिएशन। सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में, सुनील जी क्या कहेंगे सर, इतना कितना रह सकता है? इतना नहीं, इसमें 3 से 4% का वेरिएशन होता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, 3 से 4% का रहना चाहिए। आ जाएगा नॉर्मली जो भी करते हैं सर, इसमें तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा और पेंट इंडस्ट्री तो वैसे ही 10-15% में आजकल काम करती है। तो हमारा लॉसेस है, हमारे बैरल्स में साइड में लगा रहेगा, कुछ मशीन्स में लॉसेस होगा। नॉर्मली 4 से 3 और 4% के बीच में, 10% पे तो लोग काम कर जाते हैं पेंट में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर, होता तो काम हो जाता है सर। अच्छा मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्वराज जी का ले रहा हूँ क्वेश्चन, काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं स्वराज जी, स्वराज टेकरीवाल। सर इसमें गुड मॉर्निंग, मैं एक्चुअली क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं है, मैं थोड़ा अपने ओपिनियन या अपने जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर, इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम स्वराज किशोर है, जैसे मैं बताया स्वराज टेकरीवाल, स्वराज पेंट्स हूँ भिवाड़ी से। सर इसमें मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता था। जैसे स्टार्ट करूँ मैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए थे, तो पहले लूँ रॉ मटेरियल की बात। तो आई थिंक जो डॉक्टर गौरव जी बता रहे थे 10% की बात, आई थिंक वो आता है जब फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट या शुरू के फर्स्ट 4-5 रन्स के लिए। राइट हमें 10% वेरिएशन आता है, बट जब एक बार स्टेबल हो गया आपका यील्ड आपको पता है, तब वो रेगुलर में बेसिस पे 3-4% का ही आता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों की बात ठीक है। गौरव जी फॉर्मुलेशन रेडी पे बात कर रहे हैं और सुनील जी अपने रेगुलर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल दोनों अपने प्रोफेशन के हिसाब से बता रहे हैं, दोनों सही है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंडली वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। चलिए बताइए सर आगे। इसके बाद सर मैं आ रहा था दूसरे पार्ट पे, जो आता है हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट हम क्या लें, जो बीच में पूछ भी रहे थे। तो उसमें फ्रेट इनवर्ड जो होता है हमारा जी, कि मटेरियल हमारे तक पहुंच से कितना पड़ा, वो हमेशा हम जो रॉ मटेरियल है उसके साथ का ही पार्ट माने। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है वो मुझे कांडला पोर्ट से भी आ रहा है या दिल्ली से भी आ रहा है या कहीं और से भी आ रहा है, हर रॉ मटेरियल सप्लायर मुझे प्राइस अपना देगा अपने पास का, एंड फ्रेट अलग अलग होएगा जी। तो कोई मुझे कांडला वाला है वो प्राइस कम देगा बट फ्रेट ज्यादा होएगा, कोई दिल्ली वाला है वो प्राइस ज्यादा देगा बट फ्रेट कम होएगा। तो वो सभी लोग कैलकुलेशन जोड़ के चलते हैं। मान लीजिए अगर कहीं आपको कांडला से कोई मटेरियल आ रहा है और आपका टैंकर के अंदर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसमें आपका 3 से 4 रुपए जो पर केजी कॉस्ट लगता है वो जोड़ के लोग कॉस्टिंग जोड़ के चलते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसीलिए ताकि एक यूनिफॉर्म लेवल पे आ जाए सारे रॉ मटेरियल। ऑलरेडी आपको मैंने इसमें बताया हुआ है कि ऑलरेडी जो हम कॉस्टिंग करेंगे वो उसमें फ्री ऐड करके ही कॉस्टिंग करेंगे। जी बिल्कुल। इसका कारण ये भी है कि अगर मल्टीपल सप्लायर्स हम कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमारी लैंडेड कॉस्ट फ्रेट इंक्लूड करके कितने हैं वो देखनी चाहिए हमें हमेशा। फ्रेट जुड़ के ही होगा, फ्रेट लोकल का होगा 1 रुपए जुड़ेगा, बॉम्बे से आ रहे हैं तो 5 रुपए जुड़ेगा, जहां से भी आ रहे हैं। जो भी अगर बल्क में परचेज कर रहे हैं उतना तो कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ जाता है सर। अगर बल्क में परचेज कर रहे हैं, अगर बॉम्बे से आप दिल्ली का मार्केट करते हो तो कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग फर्क पड़ जाता है। कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, कोई मीनिंग नहीं, जो आपकी लॉजिस्टिक। चलिए मैं अब इसको आरएनसी के टॉपिक को, मेरे को लगता है कि काफी क्वेश्चंस और आंसर हो चुके हैं, सबको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। मुझे लगता है जोड़ते हैं
हेलो, फ्रेट उसमें अलग से नहीं जोड़ते हैं, आप अपनी लैंडिंग कॉस्ट जोड़ते हैं जो हमारे यहाँ आने के बाद जो कॉस्ट आएगी। एग्जैक्टली वही बात है राजा जी, वही बात है। ठीक है, हमको अंदाजे से नहीं जोड़ना होता कि बॉम्बे का है कि कलकत्ता का है। हमारी फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्ट आ गया है तो उसका इनवॉइस प्लस उसमें जो फ्रेट हमने इवन ट्रॉली वाले को भी जो हमने 500 रुपए दिए हैं वो भी उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स का हिस्सा अलग कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी बोलिए। सूर्य प्रकाश जी कह रहा था फर्दर कि जब रॉ मटेरियल हमारा आ गया उसके बाद जो हम कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं तो कई ओवरहेड्स की बात आ रही थी कि हमारा इंटरेस्ट है या प्रॉपर्टी है या जो भी है, तो इसमें कुछ चीजों का कवर करना चाहता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर जी। एक तो आया सर कि कुछ मटेरियल का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम होता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, कोई चीज तुरंत बन गया, कोई चीज टाइम लेती है बनने में। तो हम एक जो करना चाहिए आइडियली, बिकॉज हम इतना बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं कि एशियन पेंट के स्केल पे हम एक चीज माइन्यूटली कैलकुलेट करें, तो हमें एक एवरेज लेना चाहिए और एक लेना पता होना चाहिए माइंड में कि हाँ भाई एक एवरेज हमारा इतना आ रहा है, बट कोई मटेरियल जल्दी बन रहा है तो उसमें उतना ओवरहेड कम ऐड करें, कोई मटेरियल टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसमें उतना ओवरहेड एक्स्ट्रा ऐड करें, बिकॉज हम भी रोज रन कर रहे हैं तो इतना एस्टिमेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, स्टैंडर्ड एवरेज रहेगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी के मैं लास्ट कमेंट लेता हूं, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा जल्दी से। सूर्य प्रकाश जी बताएं। Yeah, so just I want to simplify and tell you there are, in our balance sheet we have two things: one direct expenditure and indirect expenditure. Indirect expenditure में raw material आता है, related electricity आता है, labor आता है, जो hidden cost है या जो भी सब लोग everything is comes. So what all other property का वो सब होता है ना, वो indirect cost में आता है, वो calculate net profit करने के लिए just it will be used. Otherwise for gross profit only the raw material cost and this thing will be used. बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक बात बोली है। हम आरएमसी को एक बार मैं पूरा रिकैप कर देता हूँ। आरएमसी को जब भी जोड़े तो अपने फिनिश गुड के साथ, अनिल जी एक मिनट आ रहा हूँ, अपने आरएमसी को जब भी आप जोड़े तो फिनिश गुड के साथ में जो भी सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट है उसको सबको लेके चले और अपने जितने ओवरहेड्स है उसको भी लेके चले। अनिल जी का लास्ट कमेंट ले रहा हूँ, अनिल जी बोलिए सर। डॉक्टर अनिल बंसल। या गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल बंसल। मैं क्या मनीष सर एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि जैसे कोई भी फॉर्मुलेशन होता है उसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रहना चाहिए कि मान ली हमको रॉयल बनाना है या ट्रैक्टर साइन बनाना है, एक पर्टिकुलर हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि इतने में होना चाहिए। कई बार क्या है जैसे बताया कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन आता है, तो वी हैव टू डिसाइड मोर देन वन फॉर्मुलेशन कि अगर ये नहीं है तो उसके एब्सेंस में हम कौन सा मटेरियल यूज करके सेम क्वालिटी का मटेरियल बना सके। तो जो फ्लक्चुएशन प्राइस का रहता है कई बार या अवेलेबिलिटी का रहता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सर ये तो हर एक बंदे के अपने अपने सिस्टम है, अपने इन हाउस। सर वन लास्ट कमेंट सर। या मनीष जी मेरा एक लास्ट सवाल है। मनीष जी मेरा एक सवाल है। जी मुकुंद जी। मैं मुकुंद गियाबोरा बॉम्बे से जी। मैं नया एंट्रेंट हूँ ये फील्ड में, पेंट के फील्ड में। मेरा ये सवाल पूछना था जस्ट फॉर नॉलेज से कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिनिश गुड और डीपीएल में कितना परसेंटेज होना चाहिए? जस्ट फॉर गाइडेंस। आई अंडरस्टैंड एवरीवन पर्सनल थिंग। एग्जैक्टली मुकुंद जी मैं यही बोलने जा रहा था कि हमें वो सुनील जी से मैं पूछूंगा जरूर, और बाकी भी जितने एक्सपर्ट्स बैठे उनसे भी पूछूंगा। हमें जो हमारी फिनिश गुड आ गया यानी हमारी आरएमसी आ गई इंक्लूडिंग एवरीथिंग जी, हम लोगों ने रॉ मटेरियल भी कॉस्ट कर लिया, हम लोगों ने फिनिश गुड डब्बा गत्ता कार्टून टिन बॉक्स ओवरहेड्स रेंट लेबर सब कॉस्ट कर लिया। सर हमें कितने % प्रॉफिट को जोड़कर डीपीएल बनानी चाहिए? ये क्वेश्चन सुनील जी मेरा आपसे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुनील जी को पूछेंगे ना तो किसी की कैलकुलेशन हाथ में नहीं आएगी। नहीं ये मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ, सर हमें कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहिए? एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। जी आंसर इसका सेटिस्फैक्शन आंसर मैं आपको बताऊं। जब हम अपनी डीपीएल कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है और जो डीपीएल आई है, सबसे पहले मैं एक माइंड में क्लियर कर दूं आपको, मार्केट नाउ हैज चेंज। पहली मार्केट नहीं है कि हम अपनी टर्म्स कंडीशन से माल बेचते हैं। आपको एक क्लियर बता दूं, आपकी कॉस्टिंग आए ना आए, आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, आपको सेल जो करना पड़ेगा, जो आपका कंपटीटर है, जिस रेट की क्वालिटी आप पेंट बना रहे हैं उस रेट में आपको माल बेचना पड़ेगा। चाहे थिनर बनाते हैं, चाहे पेंट बनाते हैं, हर रेंज की रेंज में फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी है। जिस क्वालिटी का भी आप पेंट बना रहे हैं, जो डीपीएल है वो आपको अकॉर्डिंगली मार्केट के जो आपका कंपटीटर से जो मार्केट में बिक रहा है उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा एशियन पेंट कई बार पीछे काफी रेट करा देता है और लोग कहते हैं हमारा कॉस्टिंग ही नहीं आ रही है।
तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने को घाटे में बेचेंगे या आप अपने 20 रुपए लीटर बेचेंगे। ये मार्केट की पॉलिसी हर एक कंपनी के अलग अलग होती है, अलग अलग मार्केटिंग का तरीका होता है। कोई आइटम उसी चीज को 10 रुपए लीटर में बेचता है, कोई उस आइटम को 20 लीटर में बेच लेता है, मार्केटिंग होता है। इसका कोई फिक्स वो नहीं है कि कोई डीप जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है वो डीपीएल क्या बनाएंगे। एक छोटी कंपनी, बहुत सारी कंपनी होती है, किसी का ब्रांड बिकता है तो वो अपनी डीपीएल अपनी ज्यादा लेके चलता है, किसी का ब्रांड नहीं है तो डीपीएल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक फिक्स डीपीएल जो हर एक आदमी एवरेज लेके चल रहा है आप उसमें डीपीएल अपनी बनाएंगे। ये जो डीपीएल होती है ये डिपेंड आप पे डिपेंड करती है किस रेट में आप मार्केट को बेच सकते हैं। प्रॉफिट और मार्जिन हर कंपनी का डिफरेंट होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ये डिपेंड उसकी अपनी क्वालिटी, अपनी मार्केटिंग वैल्यू, उस पर सारा डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स किसी कंपनी का नहीं है कि इस परसेंटेज पे कोई डीपीएल बनती है, ऐसा कहीं भी नहीं है। मुझे सुनील जी आपकी एक बात याद आती है, मिलन भाई, सुनील जी की एक बात याद आती है मेरे को। सुनील जी ने बड़ी मुझे अच्छी बात बताई थी, एक बार इनके साथ बैठा हुआ था मैं, तो सुनील जी मुझे एक बात बोला कि अपनी क्वालिटी को इतनी बढ़िया कर लो, ऐसी कर लो कि आप अपने हिसाब से मार्केट के अंदर लोगों से पेमेंट भी ले पाओ और अपने हिसाब से लोगों को रेट भी दे पाओ। तो ये आरएमसी का जो खेल है और ये सब चीजों का जो खेल है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी अगर आपकी बेटर है, प्राइस आपका अगर अच्छा है, तो आपको लोग पूछेंगे, आपको पैसा भी देंगे और आपसे अच्छे प्रॉफिट पे आपसे मटेरियल भी खरीदेंगे। जी मिलन भाई क्या कहना चाहते हैं? मनीष भाई एक बात है इसमें ऐसा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वाइज भी और एरिया वाइज भी डिफरेंस पड़ जाता है। आज एक बात है, हम लोग तो देख रहे हैं नॉर्थ में कभी कभी फर्नीचर इनेमल का ड्रम जो है ना 2000 रुपए में बिक जाता है जी, बराबर है, 20 लीटर का। और एक बात है महाराष्ट्र में आप कहीं भी जाओ तो 2000 रुपए लोगों की आरएमसी नहीं आती है, समझे? बात तो ठीक है सर, वैसे महंगा कहीं बिक सकता है तो हमें बता दो सर, हम भी बेच लेंगे। आ जाओ मनीष जी मुझे लगता है सुनील जी एक पॉइंट बताना भूल गए हैं। सुनील जी आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम मेंटेन रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, घाटा करके भी उन्होंने माल बेचा पर अपना वॉल्यूम कभी कम नहीं होने दिया। आलोक जी, सुनील जी की सक्सेस टचवुड एक ही उसका रीजन है, मैंने जो भी आपको बताई, ये एक लाइन में मेरे को सुनील जी ने बताई थी कि आपकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि लोग आपसे आकर माल मांगे। वो डिपेंड नहीं करता, उसके बाद देखो टर्नओवर तो अपने आप बनती जाती है अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है और आपके प्राइस रीजनेबल है। क्वालिटी अगर अच्छी है और प्राइस रीजनेबल है तो आपका क्वांटम अपना बनता है। जी सुनील जी बोलिए। एक मिनट मनीष जी, मैं इसमें दोबारा क्लियर कर दूं। इसमें देखिए जो भी प्राइसेस होती हैं इसमें क्वालिटी और ये वॉल्यूम कोई फैक्टर नहीं होता है। इसमें हर कंपनी की हर एक की अपनी अपनी प्राइस लिस्ट होती है। कई बार आपने एक चीज मैं बता दूं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं आप डीपीएल में देखोगे, यू विल सरप्राइज कि ये कंपनी ने क्यों डाले हुए इसमें, इसकी कॉस्टिंग तो ज्यादा है, ये थर्ड कैटेगरी में डाल रखा है और फर्स्ट कैटेगरी में होना चाहिए। जो फर्स्ट कैटेगरी में आया हुआ है वो थर्ड कैटेगरी में होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। ये मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि आज इन्होंने बोला आपका पारिक जी ने, मिलन जी ने, कि देखिए 2000 रुपीज का यहाँ फर्नीचर का ड्रम है और बॉम्बे में कॉस्टिंग नहीं आती। तो मैंने वही पॉइंट बताया कि ये अपने पर डिपेंड करता है कि आप 50 रुपए मार्जिन पे बेचते हैं, बॉम्बे वाला 200 रुपए मार्जिन पे उस चीज को बेचता है, वो कहता है मैं 50 रुपए काम नहीं करूंगा। यहाँ आदमी सोचता है मैं 20 रुपए पे। यहाँ पे दिल्ली में नॉर्थ में क्या है, वो अपनी कॉस्टिंग को बहुत सारी जगह बचाता है, वो पुराने ड्रम भी खरीदता है, बॉम्बे वाला पुराना ड्रम नहीं खरीदेगा। यहाँ कोई बहुत सारी चीजों को सेविंग करके, और यहाँ पे वो देखेगा मेरा 50, वो क्या करता है यहाँ का जो सिस्टम मैं आपको बता दूं नॉर्थ का, उसने देखा कि मेरा जो खर्चा आ रहा है वो खर्चे ओवरहेड जोड़ता ही नहीं है पेंट पे। यहाँ का उसने 50 रुपए मार्जिन पे काम किया और उसने मंथली देखा कि मैंने 3 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए मेरा खर्चा होगा और 1 लाख रुपए मुझे बच गए। उसका ओवरहेड्स वहां चला जाता है, ओवरहेड्स वो पेंट पे लेता ही नहीं है। और यदि वो ओवरहेड्स आज फर्नीचर पेंट में नॉर्थ इंडिया में कोई ओवरहेड जोड़ देगा तो वो पेंट फर्नीचर बेच ही नहीं सकता, बेच ही नहीं पाएगा। मैं अब नॉर्थ इंडिया वालों को सुनील जी इतना बदनाम ना करो, नॉर्थ इंडिया वाले मुझे जूते मारेंगे। नॉर्थ इंडिया वाले इतने होशियार है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया वाले इतने होशियार है, वो ओवरहेड्स नहीं जोड़ते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपकी मनीष जी, मैं इसमें ये कहना और मैंने मंथली क्या सेविंग किया,
ठीक बात। आज यदि आपने वहां 4 अकाउंटेंट बॉम्बे में रखे हुए हैं, वो एक अपने आप खुद कैलकुलेशन करके एक मार्केटिंग वाले से, और हो सकता है कई लोग हमारे यहाँ मार्केटिंग करते हैं, उनको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रेट ऐसे रखे हुए हैं, उनके पास खुद कंज्यूमर चल के आता है कि ये रेट की कॉस्टिंग उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि उनको कहीं मिलेगी नहीं, तो नेचुरली उनको मार्केटिंग के, आपने 4 सेलमैन रखे हुए हैं, तो अब जो 4 सेलमैन, देखिए क्या है, एक सेलमैन रखता है कोई 20,000 का, एक सेलमैन रखा है कोई 1 लाख रुपए का, मैं डीपीएल की बता दूं, जो 1 लाख रुपए के यदि 10 सेलमैन रखेगा और एक हाईली पेड रखेगा, नेचुरली उसको अपनी डीपीएल एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, वो मार्केट के हिसाब से डीपीएल नहीं रख सकता, वो आपके एक के एक्सपेंसेस बहुत कम है और एक के एक्सपेंसेस बहुत हाई लेवल के हैं, तो सर ये सुनील जी स्ट्रेटेजी है, इसमें भी बिजनेस के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को जोड़ के डीपीएल बनानी पड़ेगी, और कहां पर किस तरह से हमें चलना है वो देख के चलना पड़ेगा। मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं सर, रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट पे। हम रॉ मटेरियल सर एक मिनट, जस्ट वन लास्ट थिंग। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी sir, no, for this raw material costing, no, having a correct production sheet or call it, or raw material formulation sheet बोलता है ना, having a good formulation sheet or production sheet is going to solve a lot of problems, sir, because you're going to record everything what you're going to do. हाँ सर, आजकल सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे जो आपकी प्रोडक्शन को प्रॉपरली माइन्यूटली पूरा कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग दे सकते हैं, और इवन आपका जो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको भी मेंटेन करते हैं। ऐसे प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ रहे हैं सर। सिंपली मैं आपको बता दूं, आज सॉफ्टवेयर है, आप सिंपली आप अपने उसमें रॉ मटेरियल फीड कर दीजिए कंप्यूटर में, जो आप चार्जिंग करिए, ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, इमीडिएटली कैलकुलेट करके। जी। जो एक क्वेश्चन रह गया था मेरे हिसाब से, तरीके से काम करते हैं जी, एक क्वेश्चन रह गया था जो लगता है रंजीत सिंह जी का टेलीफोन भी हो चुका है कंप्लीट, तो मैंने रंजीत सिंह जी से क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन रवि जजोड़िया जी ने पूछा था कि अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो आप क्या, रवि जी आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे आप? रवि जजोड़िया जी, रवि जजोड़िया जी हैं यहाँ पे? चलिए रंजीत सिंह जी, वो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो तो चले गए जी मिलन भाई। मैं सतीश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ जी सतीश जी बोलिए सर। नमस्ते, गुड आफ्टरनून मनीष जी, एंड थैंक यू। हमारा सीनियर सुनील भाई और मिलन भाई से बात हो रहा है। जी सुनील जी नमस्ते, मैं सतीश बोल रहा हूँ। नमस्कार। तो इसमें मैंने आपको जो एक पूछा था ना जी कि एक हमारे पास ब्रांड आ रहा है जिनका नाम काफी आ रहा है, कौन सा, क्या नाम है सर, क्या ब्रांड आपने नाम? अशोक जी, वास्तुदेव के बारे में आपको बताया था सर एक बार, आप जब हम बैठे थे ये करने के लिए कि जो हमारी वोटिंग हुई है अवार्ड फंक्शन के लिए, सर वास्तुलैब इन्हीं का है सर वो। हाँ थैंक यू। तो मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, अगर अपना खुद का प्रॉपर्टी है जी, अपन यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका जो अपन रेंट पे देते हैं उसको तो ऐड करना चाहिए। जस्ट एक शेयर करना था मुझे, पॉइंट 1। सर मैं इसको कंक्लूडिंग एक लाइन में बोलूंगा कि कॉस्टिंग जो है वो आपके ओवरहेड, जैसे नॉर्थ वाले, आप जैसे सुनील जी ने बताया कि कई ओवरहेड नहीं जोड़ते हैं, और साउथ वाले या बॉम्बे या महाराष्ट्र या गुजरात वालों की बात करूं तो वो एक चीज को जोड़ते हैं। अभी हम लोगों का ये जो निष्कर्ष निकल के आया पूरी एक डिस्कशन का, वो ये निकल के आया कि आप ओवरहेड को अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, डीपीएल को भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कितना कहाँ डीप तक हम जा सकते हैं वो सारी बातें हमने डिस्कस की है। आप अगर बोले कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो मैं उसका एटलीस्ट रेंट जोड़ सकता हूँ, तो इस बारे में चलिए अभी आई है हमारे बालसन में रंजीत सिंह जी, उनसे पूछ लेते हैं कि सर हमें क्या अपनी प्रॉपर्टी का भी रेंट जोड़ना चाहिए? आप जोड़ते हैं क्या रंजीत सिंह जी? और एक बात है जी, बात करो। हाँ जी बोलिए सतीश जी, बोलिए। अभी मुंबई से कोई भाई साहब बोल रहे थे कि कितना प्रॉफिट जोड़ना चाहिए जी, जोक सपाट कितना प्रॉपर्टी साल में बनाना है उसके हिसाब से बनाना है। सर ये भी आंसर मैं रंजीत सिंह जी से ले लेता हूँ सर, ये समझ पा रहे हो में, या जो रंजीत सिंह जी को जानते हैं, जो भी रंजीत सिंह जी को जानते हैं वो समझ पाएंगे मैंने क्वेश्चन रंजीत सिंह जी क्यों किया है। रंजीत सिंह जी जोक सपाट बोला, एक्चुअली भाई अभी ये मई में 30 इयर्स हो जाता है ये फील्ड में मुझे। वेरी गुड सर। तो मैं ये देखा लास्ट 5-6 ईयर से सुनील के टीम के जैसा कुछ क्वालिटी बना के, फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपना स्पेस कौन सा बेस्ट में बना सकते हैं अपन, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन ग्राहक को कौन सा सोचते हैं, कस्टमर को एक ग्रेड वाला चुनते हैं अपन, बी ग्रेड वाला चुनते हैं,
सी ग्रेड वाला चुनते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से अपना क्वालिटी, अपना प्राइस डेफिनेटली सेल में कोई दिक्कत नहीं है। सर पेन विजन का जो अवार्ड फंक्शन आ रहा है ना, अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन इसमें कई चीजें पता लगेगी कि लोगों को हम लोग किस तरह से जज कर रहे हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को लेके चले। रंजीत सिंह जी बताएं सर, प्रॉपर्टी के रेंट को जोड़ना चाहिए और प्रॉफिट कितना होना चाहिए? उतना होना चाहिए कि हर साल एक प्रॉपर्टी जुड़ सके, या एक महीने में एक प्रॉपर्टी बन सके? नहीं, देखो ऐसा है कि पहली बात, हम लोग थोड़ा सा ना नॉर्थ इंडिया की सोच थोड़ी अलग होती है। सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग ये है कि यार अभी तो माल बेचो, साल के बाद देखो वो जेब से तो नहीं कुछ गया, ठीक है तो चलने दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा सुनील जी? नहीं यू आर राइट, मैंने बताया आपको सबका अपना डिफरेंट वे है। एक तो मैंने जनरल बताया, ये लागू नहीं होता है, डोंट टेक, मैंने आप बताया जो हाँ जी। आप किसी में रिक्वेस्ट करूंगा हर पेंट वाले से, इसको कहीं कंसिडर मत करिए। ये बाई द चांस है कि किसी को सक्सेस हो जाता है, देयर आर ओनली वेरी फ्यू %, इसको बिल्कुल भी मत लीजिए, कहीं भी सोचिए। ये तो एक मैंने जनरल एक किसी एक आध की % बताया। नॉर्मली जो सिस्टम है, आप कॉस्टिंग से चलिए, एक सिस्टम से चलिए, प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करेंगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यू मेंटेन द सिस्टम, और द सिस्टम आपको हमेशा ही सक्सेस देगा। नहीं अदरवाइज उनका जो जरिया है जहां पर है, वो वहां से निकल नहीं पाएंगे। वो कभी सर मेरी अभी मैं जिस टाइम भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था, मेरी बॉम्बे बात चल रही थी सॉल्वेंट्स के लिए, तो ये एक बॉक्स इतना जबरदस्त आज मार्केट में आया है, जो आज झटका इतना जबरदस्त मार्केट में आया है कि जिसकी वजह से हम लोग हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी सॉरी, मैं क्या आज की डेट जब आपने क्वेश्चन मेरे को पूछा था, मैं उस टाइम फोन पे था, तो मेरी बॉम्बे बात चल रही थी, तो वहां से मैं ले रहा था उनका हिसाब किताब में कि क्या सॉल्वेंट्स में क्या बना है, और अच्छे जो इम्पोर्टर्स हैं इस वक्त बहुत बुरा हाल है। और हम लोगों की जो कॉस्टिंग आज देखिए, ज़ाइलिन वगैरह को अगर लेते हैं तो आज की डेट में 11-12 रुपए किलो टूट गई है। आज 25 या 26 रुपए किलो में ज़ाइलिन आपको अवेलेबल हो गई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन ग्रुप में आया था कि क्या ये लॉकडाउन के टाइम तक चलेगा या लॉकडाउन के बाद रेट बढ़ जाएगा? नहीं सर, आज की डेट में ऑफर है, वो कह रहे हैं आप मई में ले लो माल, आपको ये 26 रुपए किलो में हम देते हैं, आज की डेट में आप बुक कर लो। जी सुनील जी। मैं एक चीज जो लॉकडाउन का है, मैं इसमें लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ पिक्चर। देखिए लॉकडाउन का अभी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा 3 मई को खुले। ये अभी हमारा कोई ग्राफ है ना, हमारा जो ग्राफ है अभी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी इसमें, जब तक डाउनवर्ड की तरफ नहीं आएगा, अभी अपवर्ड है 1000 थे, आज 1500 है, जो अभी चल रहा है, ये इट इज ए नॉट गुड साइन। जब तक ये हमारा रुकेगा नहीं, खोल भी दिया इन्होंने, तो ग्राफ इतनी तेज भागेगा, ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं। नहीं एग्जैक्टली, मैं कॉस्टिंग की बता रहा था। मैं कि जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन से पहले हमारी जो कॉस्ट थी 48 रुपीज थी, आज अपनी कॉस्ट 26 रुपए आ गई, मगर जो स्टॉक पड़े हैं हमारे पास वो तो 48 के पड़े हैं। हम उसकी 26 रुपए कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, हमें उसका अब आज की डेट में नया माल खरीद के 26 और 48 की एवरेज करनी पड़ेगी सर, एवरेज करनी पड़ेगी, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। देखिए मैं आपको इसमें लॉकडाउन का पूरा क्लियर कर दूं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, आज ये 26 रुपए जरूर है, थोड़े टाइम बाद ये मार्केट डाउन रहेगी, और आफ्टर सम टाइम ये 6 मंथ्स लगे, 1 साल भी लग सकता है इसमें, ये मार्केट दोबारा वहीं पर आएगी। जब हमारा ऑल वर्ल्ड पूरा एक नॉर्मल आएगा तो सारे रेट्स दोबारा ये यहाँ पर आएंगे, लेकिन इट विल टेक ए टाइम। और जिनकी कैपेसिटी होगी, जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी, वो नेचुरली वो इसमें अर्न करेंगे। जो हैंड टू माउथ है, मैं इसमें डोंट माइंड भाई, जिसने देना भी हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इसमें देखिए वो तो अपने हिसाब से लेंगे। यदि इसमें अभी जैसे सरदार जी, रंजीत सिंह ने बताया, इनको नुकसान है, लेकिन इनके पास प्रॉफिट के बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी है, इनके पास सब कुछ है। तो जितना इनके पास यदि लॉसेस कर रहे हैं, तो इनके पास प्लस पॉइंट भी बहुत है आगे चल के फ्यूचर में, क्योंकि द होल्डिंग कैपेसिटी है, फंड्स भी है, बहुत सारी चीजें इनके पास हैं। तो ये उसका अर्न भी इनको इतना ज्यादा मिलेगा, ये शायद सोच भी नहीं सकते इस चीज का। ठीक बात है।
चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो रॉ मटेरियल के ऊपर ही है, और रॉ मटेरियल की बात जब स्टार्ट हो चुकी है तो रॉ मटेरियल की बात करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट है कि हम रॉ मटेरियल को प्रिक्योर कैसे करें। आमतौर पे ये क्वेश्चन बड़ा इजी लोगों को लगता है कि हम रॉ मटेरियल हमारे पास आया, हमने अपने गोडाउन पे रख दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन क्या हमें रॉ मटेरियल्स की प्रिक्योरमेंट के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सावधानियां किस तरह की होनी चाहिए, और हर एक रॉ मटेरियल के ऊपर किस तरह की सावधानियों के साथ में हमारे को उसकी प्रिक्योरमेंट करनी चाहिए? तो मैं एक्सपर्ट्स एडवाइस चाहता हूँ। सुनील जी थोड़ा सा आप बताएं। उससे पहले मैं एक मिनरल्स के ऊपर आता हूँ। तो मिनरल्स के लिए हमारे पास डॉक्टर अनिल बंसल जी हैं। अनिल जी आप बताएं, मिनरल्स को जब हम प्रिक्योर करें तो कोई सावधानी बरतने की जरूरत है क्या? गुड आफ्टरनून अगेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मिनरल्स के केस में ऐसे सावधानी का जरूरत नहीं है, बट एक कुछ एक मिनरल क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग एक्चुअली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं थोड़ा, तो बाकी डिटोरिएशन कुछ होता नहीं है। तो उनके लिए क्या है कि जो मटेरियल है जैसे चाइना की वगैरह है उसको लाइनर वाले मटेरियल में हम लोग लें अगर ज्यादा टाइम तक स्टोरेज करना है तो। अदरवाइज ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ पे मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब करने का चांस नहीं मिले और वो डिटोरिएट नहीं हो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, जिससे उसका रिएक्टिविटी या उसका जो है लम्स वगैरह नहीं बने उसमें। बाकी मिनरल्स में ऐसा सेल्फ लाइफ का कुछ इश्यू नहीं रहता है। तो इसको डॉक्टर साहब कितना भी टाइम के लिए हम लोग प्रिक्योर कर सकते हैं? कोई शेल्फ जनरली हम मिनरल्स में सेल्फ लाइफ 2 इयर्स तो मिनिमम बोलते ही हैं कि 2 इयर्स तक कुछ मिनरल्स में होगा नहीं, बशर्ते कि उसको थोड़ा जो है स्टोरेज है उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। ओके 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 ठीक है सर। मतलब इसको सनलाइट में हम रख सकते हैं क्या? हाँ, सनलाइट में कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए कि कुछ एक मटेरियल वो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, बाकी सनलाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। सनलाइट में सर बैग खराब नहीं हो जाते हैं एचडीपी बैग? नहीं, बैग सर पैकिंग मटेरियल का नहीं बोल रहा, मतलब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल अभी सनलाइट में ऐसे रहेगा तो वैसे बैग ऊपर से खराब समझो चाइना के लिए डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। मेरा क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, अगर हम टिन शेड के अंदर उसको रख रहे हैं जहाँ पे हीट थोड़ा ज्यादा रहती है तो वो हमारे लिए ठीक रहता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये था। मिनरल्स में कुछ इश्यू नहीं है, मिनरल्स में आराम से रख सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। अब सेकंड हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है वो आते हैं सॉल्वेंट्स। हमारे पास अगर कोई भी हम सॉल्वेंट बेस्ड पेंट बना रहे हैं और उसमें हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमें सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं हमारे साथ सुनील जी भी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर सॉल्वेंट को प्रिक्योर करने के लिए कोई प्रिकॉशन, एक जनरल प्रिकॉशंस क्या रहनी चाहिए सर? सुनील जी। हाँ जी ठीक है मनीष जी, एक चीज मैंने इसमें क्लियर कर दूं, रंजीत जी तो हमारे सॉल्वेंट का बहुत बड़ा काम करते हैं। जी मैंने इसलिए उनका नाम भी लिया जी। हाँ, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत क्लियर एक इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता हूँ। अभी सबसे पहले तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया वगैरह में नहीं है। सॉल्वेंट का एक लाइसेंस बॉम्बे में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वहां पर आपको शायद पता नहीं है। वहां यू कांट, ये कोई इसमें लिमिटेशन आप जितना मर्जी कर लेंगे, वहां पर तो बहुत इसका लिमिटेशन से इतनी क्वांटिटी आपका इतना लाइसेंस है, विदाउट द लाइसेंस आप नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र रीजन पूरा उस पर फाइट कर रहा है वहां पर। जब हम ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, डिस्कशन है तो सारा पॉइंट सबके हिसाब से डिस्कस करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत सस्ता हो गया है और आप कर लें। मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता हूँ। इसके लिए प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीजें मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, जो कई बार हम मिस करते हैं और उसकी वजह से हमें क्या क्या लॉसेस होते हैं। मैं आपको वो क्लियर चीजें बताना चाहता हूँ इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, और क्या क्या हमें इसमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले नॉट ओनली द सॉल्वेंट, मैं पूरे रॉ मटेरियल का डिस्कशन करूंगा। सॉल्वेंट में सबसे पहले तो देखिए लाइसेंस होता है, इसमें एक पर्टिकुलर इतना लीटर तक आप बैरल में रख सकते हैं, बैरल का अलग लाइसेंस होता है। टैंकर्स के लिए अंडरग्राउंड टैंक से ऐसा नहीं है कि आपने, यदि आप पर स्टोरेज टैंक है और प्रॉपर लाइसेंस एक्सक्लूसिव नहीं है और आपने, और कितना क्वांटिटी का आपके पास लाइसेंस है, यदि जब स्टोरेज लाइसेंस होगा आपके पास तो आप इसमें कोई जरूरत ही नहीं है सोचने की कितना रखेंगे। उसमें तो जो स्टोरेज लाइसेंस इसी बेसिस पे मिलता है, सारी प्रिकॉशंस उसमें सब कवर अप करनी पड़ती है, उसी बेसिस पे उतनी क्वांटिटी को आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है सोचना समझना कि हमें, देखिए हमेशा जितने सॉल्वेंट्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितनी आपको सपोज करो आपके पास 10 डेज, आपके पास ये देखना चाहिए कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले कि आपके पास कितना प्रोडक्शन है,
कितने दिन में कहां से सप्लायर आपको माल मिल सकता है। नॉर्मली सबको एक आइडिया होता है ये मटेरियल इमल्सन है, इतनी देर में सप्लायर से मिलेगा, ये मटेरियल एमटीयू का, उसमें एक गैप होता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हैंड टू माउथ लेके चलना पड़ता है कि नहीं जी आज मैंने 5000 लीटर एक हफ्ते के लिए खरीद लिया, एक हफ्ते बाद वो फिनिश हो जाता है और एक हफ्ते बाद नहीं मिलता। हमको ये देखना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल हमारे पास किसी सप्लायर से, चाहे बॉम्बे से ले रहे हैं चाहे लोकली ले रहे हैं, उसका एवरेज जो हमारे पास टाइमिंग है वो क्या है। फिर सेकेंडली हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि हम कितना स्टोरेज उसमें हम अपने पास एक रॉ मटेरियल। देखिए पेंट लाइन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इतने सारे पैकिंग, इतने रॉ मटेरियल्स हैं, आपके पास यदि सब कुछ होते हुए पेंट तैयार है और आपके पास कंटेनर नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा, आपके पास कार्टून नहीं है तो काम रुक जाएगा, आपके पास पूरा पैकिंग करना है 20 लीटर 4 लीटर हाफ लीटर में, 20 लीटर 4 लीटर हाफ लीटर नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा। फिर रॉ मटेरियल में ड्रायर्स हैं, आपके एडिटिव्स हैं, पिगमेंट्स हैं, कोई पिगमेंट नहीं है तो आपने, ऐसा नहीं है कि एक रॉ मटेरियल को तो आपने बहुत क्वांटिटी में खरीद लिया और एक रॉ मटेरियल आपके पास शॉर्टेज है या फंड्स नहीं है या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो जो आपने एक्सेस रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है इट इज यूजलेस फॉर यू, क्योंकि जो उसका बेनिफिट आपने इसलिए खरीदा कि वो रेट बढ़ने वाले, तो आपने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसकी पेमेंट आप दे रहे हैं। और जो बाकी रॉ मटेरियल के साथ अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है या उतना फंड्स नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जो आपने वो खरीदा हुआ है वो आपके लिए यूजलेस है। तो प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि जो हमारी, हमें कम से कम 10 दिन का ये गैप रखना चाहिए कि जो हमारा मटेरियल हफ्ते में खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है या 10 डेज में खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हमारे पास 10 दिन का भी रॉ मटेरियल होना चाहिए। हम ऑर्डर 10 दिन बाद करेंगे तो 10 या 15 दिन का आपकी अवेलेबिलिटी देखिए। कई बार कंपनी में अवेलेबल नहीं होते माल, कई बार वहां प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मली हमको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कितना दिन उसमें हमारी फैक्ट्री में आने में लगता है, उसके 10 दिन का गैप आप छोड़ना चाहिए। सपोज करो 10 दिन पहले उसको वो जीरो मान लेना चाहिए आपको, जो आपके पास मटेरियल रखा हुआ है 10, आज आपके पास जो रखा है और आपको आने में 10 दिन लगेगा, तो आज आपको 10 दिन का जो रॉ मटेरियल पड़ा उसको जीरो मान के चलना चाहिए और आज से ही आपकी परचेजिंग को स्टार्ट हो जानी चाहिए। कोई रॉ मटेरियल आपको 20 दिन लाने में लगता है तो उसका जो टाइमिंग होगा वो आज आपको 20 दिन पहले ही उसको जीरो मानना पड़ेगा। कोई रॉ मटेरियल 5 दिन में लगता है तो वो उसको 1-2 दिन, तो ये जो 5-7 दिन का 10 दिन का गैप है वो अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल उस हिसाब से करना चाहिए। सेकेंड जो मैंने पार्ट बताया आपको, ऐसा नहीं हो कि हम किसी रॉ मटेरियल को बहुत ज्यादा खरीद लें और किसी रॉ मटेरियल को बहुत कम खरीद पाए और हम टाइमली हमारे पास वो अरेंजमेंट होगा जो हम उस माल को खरीद नहीं पाए। थर्ड पॉइंट आता है जो अभी उन्होंने बताया एक्सटेंडर्स और उनके लिए हमारे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कितना स्पेस हमारे पास है। हम फैक्ट्री, हमारी ये पेंट फैक्ट्री होती है, इतना हम कंजस्टेड ना रखें कि जो रिस्की पॉइंट नहीं रहे। हमारे बीच में रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन जो फ्लोर है उसमें गैप होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जहां भी हमारा स्टोरेज है, ये नहीं है कि जहां हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है वहीं अपना रॉ मटेरियल हमने स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें हमेशा जहां फिनिश प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्शन फ्लोर है और एक रॉ मटेरियल स्टोर है, तीनों में हमेशा गैप होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि सब वहीं भी रॉ मटेरियल है, वहीं फिनिश है और वहीं आपकी प्रोडक्शन फ्लोर है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जितना कम से कम आपको जरूरत है उतना खरीदें। मेरा हमेशा यही रिक्वायरमेंट है कि सॉल्वेंट हमेशा रिस्की होता है। अभी गर्मी आने वाली है, चाहे वो ऊपर आपका शेड भी है, इवन देन वहां हीटअप होता है, ना भी हीट हो, कुछ हमारे सॉल्वेंट है बहुत रिस्की रहते हैं, कोई लापरवाही हो जाती है प्रोडक्शन फ्लोर पर, कहीं भी कोई स्पार्किंग हो जाए, कोई प्रोडक्शन मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा वो रिस्की रहता है। तो मैं सॉल्वेंट को तो यही बोलूंगा जितना कम हो उतना ही रहे। यदि आपके लिए इससे बेटर है यदि आपके पास कहीं गोदाम और लें पेंट फैक्ट्री के अलावा और वहां स्टोर करके रखें तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट सेफ्टी रहेगा। ये मेरा है, बाकी थैंक यू सुनील जी। एक बार रंजीत सिंह जी से भी चलते चलते एक राय ले लूं मैं सॉल्वेंट्स के लिए। सर बिल्कुल सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा है। जो हम लोग थोड़ा सा इस चीज में हमें बहुत नजर रखनी चाहिए, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है तो हमें उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है जैसे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी अगर मेरी सपोज अगर आज की है
तो मैं अगर 7500 KL स्टोर करने के बाद मैं लालच करूं नहीं यार मैं आज इसको 200 KL एक्स्ट्रा बाहर रख लूं माल, और खुदा ना रास्ता मेरे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता, तो मेरे को इंश्योरेंस ने सीधा ये पूछना आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी और आपने कितना माल रखा हुआ था। पहला पॉइंट सीधा वहां पे वो आता है। किसी भी केमिकल फैक्ट्री में सबसे पहले ये है लाइसेंसेस को पूछा जाता है आपकी लाइसेंस कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरी एक्स है तो मैं x + y नहीं कर सकता, उसको मेरे को x में ही रखना पड़ेगा। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो शायद और भी लोग कहें। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीजों को हमें और आने वाला टाइम जो गर्मियों का है हम लोगों को बहुत ज्यादा, बिल्कुल सुनील जी सही फरमा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर केयरफुल, इस वक्त लालच नहीं करना चाहिए स्पेकुलेशन का कि रेट टूटा हुआ है, तो टूटा है तो सबके लिए टूटा है, बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा। तो नॉर्मली ठीक है, जो हर आदमी सोचने की कैपेसिटी है वो उतना लेके रख लेता है, मगर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सॉल्वेंट्स हैं। बाकी मिनरल्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 1000 टन रख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइटेनियम रख लो 1000, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो सॉल्वेंट्स है वो रियली वॉलेटाइल होने की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद सुनील जी, इसमें बहुत ज्यादा वो है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 26 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। नहीं 26 रुपए होया तुसी नहीं रखो सर, ऐसा कर टाइम है स्टॉक करन दा, अगर कैपेसिटी है और स्टोरेज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ओके सर। इसी तरह से सर स्टोरेज के लिए अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, अगर हम PiO की बात करें, तो उसमें कोई प्रिकॉशन, कोई मेजर प्रिकॉशन रखने की जरूरत है सुनील जी? पिगमेंट्स के लिए प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही पॉइंट बताया आपको, पिगमेंट की आपने अपनी कैपेसिटी, कोई ऐसा ना हो कि आपके पास कोई एक्सेस रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाए और दूसरा रॉ मटेरियल आपके लिए टाइम लगे या अवेलेबिलिटी ना हो तो दिक्कत हो जाए। तो अकॉर्डिंगली सब आपको एक एवरेज करके रखना चाहिए। तो यही मेरा है कि हर चीज को हम पेंट फैक्ट्री में एक एवरेज के सिस्टम से चलेंगे। ये सब सिस्टम्स कहलाते हैं। एक मैंने आपको बताया, पेंट फैक्ट्री जब भी चलाएंगे आप सिस्टम से चलाएंगे ना, लालच ग्रीडी से नहीं, ये सिस्टम से चलती है चीजें। हर एक का एक सिस्टम होता है। यदि आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे ना तो आपको सक्सेस ही करनी है ना अल्टीमेटली, तो इमीडिएटली ये सक्सेस नहीं सोचना चाहिए। हम एक सिस्टम जो है अकॉर्डिंगली सिस्टम अडॉप्ट करें। और ये सप्लायर का फंक्शन होता है कि ये बढ़ गया घट गया, आज स्टोरेज कर लो, उनके लिए होता है। एक पेंट फैक्ट्री है, उसका एक सिस्टम होता है सक्सेस का। हाँ ये जरूर है कि कोई चीज आज बहुत सस्ती है, कुछ ज्यादा है, उसकी क्या है ओवर बुकिंग क्या है, उसकी हम जो आगे एडवांस बुकिंग कर सकते हैं उसको हम ले सकते हैं, वो बेनिफिट उठाना चाहिए। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उठाना नहीं चाहिए। सेकेंडली, यदि आपका फैक्ट्री में है, आप गोदाम लीजिए, सेपरेट उसको स्टोरेज करिए। यदि कैपेसिटी है आपके पास तो यदि सस्ता मिलना है तो 100% स्टोरेज करिए। और जैसे मैंने आपको एक बार मैं दुबई गया था, नेशनल पेंट फैक्ट्री में घूमा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पर उन्होंने 6 मंथ का रॉ मटेरियल टाइटेनियम डाई का जितना था, 6 मंथ का रॉ मटेरियल थे उनके पास, उन्होंने कैपेसिटी थी, उन्होंने इतना स्टोरेज करते था, उनको 1 साल तक कोई फ्लक्चुएशंस का कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमेशा वो 6 मंथ का। तो ये डिपेंड्स करता है योर कैपेसिटी, योर स्पेस, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और किस आइटम दूसरा भी है ना कि अपनी रिक्वायरमेंट, अपना कंजम्पशन और एक बात अपनी फाइनेंस कैपेसिटी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना सब चीज के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। ये नीलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नीलेश जी बोलिए सर, बोलिए नीलेश जी। नीलेश जी सॉरी सर, गलती से हो गया था। नहीं बोलिए सर। अच्छा बोलना नहीं चाह रहे कुछ? ठीक है, नहीं गलती से सॉरी, कोई बात नहीं। ओके सर, चलिए सर, हम लोगों का आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सुनील जी ने, मिलन भाई ने, हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर गौरव ने, रंजीत सिंह जी ने, बाकी जितने भी लोग आज इस डिस्कशन में हमारे साथ में थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया कि आरएमसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरएमसी को कैसे हम अपने पास, हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपनी डीपीएल कैसे तैयार करें। ये सब चीजें आज हमारे को जानकारी सुनील जी द्वारा मिली है, मिलन भाई सब लोगों से मिली है। उसके बाद हम लोगों का रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है। मुझे ऐसा आप सबको कहना है कि आप सब लोग इस चीज का ध्यान रखें, अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अच्छी क्वालिटी मार्केट के अंदर दें, अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? प्लीज डॉक्टर साहब बोलिए सर। सर ये जो प्रोक्योरमेंट का इशू था, इसमें मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी जी बताएं। अपना एवरेज कंजम्पशन देखते हुए लीड टाइम को मेंटेन करें। जैसा सुनील जी ने बोला कि लीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी रॉ मटेरियल के आने के लिए आपके पास और उस रॉ मटेरियल के सप्लायर के लिए अपने पास अवेलेबल कराने के लिए, ये दोनों वही बात सुनील जी ने बोली कि अगर आपका 10 दिन का टाइम पीरियड है और उस आप ये ध्यान रखिए कि ये सर पेंट मैन्युफैक्चरर के लिए है, पर साथ ही साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके सप्लायर का लीड टाइम क्या है।
जी जी कई बार वही ऐसा बात होता बोली है उन्होंने, imported वही बात उन्होंने बोली कि अगर आपका मटेरियल रॉ मटेरियल 10 दिन तक आपको पता कि मेरे को जहां से आना वहां से 10 दिन लग जाएंगे, तो आप उस दिन 0 मान ले अपना कि भाई आज मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, तो आपकी उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन बना के चलेंगे। नहीं नहीं सर, ये जो पॉइंट है ये स्टॉक का पॉइंट है कि अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं 10 दिन में आपको सप्लाई करूंगा, पर वेयर एज कई बार ऐसा होता है कि कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट का लीड टाइम पीरियड होता है। यस यस यस, बिल्कुल। जो सप्लायर इन्फॉर्म करता है आपको कि ये लीड पीरियड है, उसका भी ध्यान रखें। साथ ही साथ में अपने सप्लायर को अपनी फोरकास्ट, एवरेज फोरकास्ट जरूर दें कि मेरे रॉ मटेरियल की ये एवरेज फोरकास्ट है मंथली, सो दैट वो अपने एंड पे स्टॉक मेंटेन करे, ताकि आपको कभी भी जो लीड टाइम सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच के जो लीड टाइम है उसमें कभी आपको परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए सर, आज की हम डिस्कशन को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने लिए, खासकर सुनील जी के लिए, जितने हमारे आज एक्सपर्ट बैठे थे जो डिस्कशन अच्छी कर रहे थे, उनके लिए एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सर, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने सभी लोगों का, जिन लोगों ने आज आकर हमारे साथ अपनी इतने इम्पोर्टेंट व्यूज शेयर किए, हम लोगों को सिखाया, हम लोगों को बताया कि हमें कैसे अपनी पेंट इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, अपने कैसे रॉ मटेरियल को प्रिक्योर करना है, कैसे हम लोगों को अपनी आरएमसी का ध्यान रखना है, इन सब के बारे, इन सब चीजों के बारे में आज हमारे को पूरी जानकारी मिली है। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब जुड़ सकते हैं, आप हमें अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड के साथ, इस चैट रूम में अपने नंबर्स लिख सकते हैं। और सबसे मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार बोलता हूँ कि जो भी आज का आपको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जो भी आपको जैसा लगा आज, आप उस सभी चीजों को आप शेयर करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय निकाला। सुनील जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने इतना टाइम निकाला। मिलन भाई, गौरव जी, सबका, सभी लोगों का, जिन लोगों में नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबने आज समय निकाला। पेंट विजन हमेशा से डेडिकेटेडली काम करता रहेगा पेंट इंडस्ट्री के लिए, और जो भी हमसे बन पाएगा हम लोग पेंट इंडस्ट्री के लिए करेंगे, इसके लिए हम बिल्कुल बंधे हुए हैं। थैंक्स टू ऑल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 3 बजे, और कल बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने कल आएंगे। जरूर कल आप टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। टॉपिक है, टॉपिक क्या है? अभी सर आपको बता दूंगा सर, थोड़ी देर में बता दूंगा सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। मनीष सर, एक रिक्वेस्ट थी। जी बोलिए पंकज जी। हाँ जी सर, कल मैंने एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी अपनी चैट में डाली थी कि मेरा नंबर आप प्लीज व्हाट्सएप में ऐड कर दीजिए। सर कल की चैट अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, अभी उसको मैं एडिशन में डालूंगा। आप मुझे अपना नंबर वैसे बोल दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। बोलिए सर नंबर। नो प्रॉब्लम सर, माय नंबर इज 9623 44 6714। ठीक है सर, अपनी कंपनी का नेम क्या है, कहाँ से थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। हाईटेक स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ओके ठीक है सर। मनीष जी मेरा नंबर भी ले लेंगे जी। हाँ जी बताएं सर मुकिन सर। या 98200 29311 29311 या इनेट्स इंडिया बॉम्बे। जी किस कंपनी, किस नाम से सर? मुकुंद जी किस नाम से अपनी कंपनी? इनेट्स इंडिया, INAIDS, इनेट्स इंडिया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू ऑल अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी। मनीष जी एक रिक्वेस्ट थी, इफ यू कैन शेयर today's video of the complete Zoom meeting. I missed around 15-20 minutes of the first half. सर जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि आज की ही नहीं, अभी के पहले की जितनी हमारी 20-25 मीटिंग्स हुई हैं, वो सब की सब मीटिंग्स आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पेंट विजन। पेंट विजन के YouTube चैनल पर जाकर आप अभी से पहले की हमारी जितनी भी वीडियोस हुई हैं जूम मीटिंग्स की, वो सब आप देख सकते हैं। और जो आज की मीटिंग है वो भी आपको 2-3 घंटे के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगी वहां पर। एक नंबर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बोलिए सर। थैंक यू वेरी मच। 98252 जी 86301 श्रीजी पेंट्स, श्रीजी पेंट्स, अजय भाई दोषी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सी यू ऑल टुमारो सर, थैंक यू।